यस। जय माता दी बच्चों, कैसे हैं आप लोग सारे। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। चैप्टर का नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और आप सब बच्चों को पता है कि इनकम का मतलब क्या है। सर इनकम का मतलब है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। आप लोगों को नेशनल इनकम से मतलब नहीं है, आपको मतलब है इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम से। सर नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन, बट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज अ वैल्यू, equilibrium level of national income is a value of equilibrium production. That means equilibrium output. आउटपुट की वैल्यू को इनकम बोलते हैं यार, आउटपुट की वैल्यू को इनकम बोलते हैं, बट इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू को इक्विलिब्रियम इनकम बोलते हैं। तो इस चैप्टर का मेन मोटिव था कि आप लोगों ने ना इक्विलिब्रियम इनकम एस्टिमेट करनी है। आपका मेन मोटिव क्या था? इक्विलिब्रियम इनकम एस्टिमेट करनी है। तो चैप्टर का नाम प्लीज देखना, आपने क्या एस्टिमेट करना है स्टूडेंट्स? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम क्या होती है सर? ये वैल्यू होती है। क्या होती है? ये वैल्यू किस चीज की होती है? इक्विलिब्रियम आउटपुट की। सर इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है? सर इक्विलिब्रियम आउटपुट आता है व्हेनेवर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। जब कभी भी सर एडी एएस के इक्वल होता है, व्हेनेवर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। जब कभी भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल होते हैं, तब आपके पास आता है इक्विलिब्रियम आउटपुट। सर आउटपुट बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है कुणाल सर? इनपुट लगाना पड़ता है। और इनपुट को स्टूडेंट्स आप लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। आउटपुट बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? आउटपुट बनाने के लिए इनपुट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? इनपुट। सो व्हेन वी यूज इनपुट टू गेट, come on, when we use input to get output, the process is known as production. क्या कहते हैं? तो आप लोग इनपुट लगाओगे और क्या प्रोड्यूस करोगे? गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या प्रोड्यूस करोगे? आउटपुट। बट वो आउटपुट मुझे कितना चाहिए? वो आउटपुट मुझे उतना चाहिए जितने कंट्री के अंदर उसकी डिमांड भी हो। वो आउटपुट मुझे उतना चाहिए जितना कंट्री के अंदर उसकी डिमांड भी। मतलब आउटपुट को और क्या बोलते हैं सर? एग्रीगेट सप्लाई। याद रखना स्टूडेंट्स, कंट्री के अंदर जितनी टोटल प्रोडक्शन होती है, कंट्री के अंदर जितनी टोटल प्रोडक्शन होती है, उसी को एग्रीगेट सप्लाई बोला जाता है। कंट्री में जितनी प्रोडक्शन होती है उसी को क्या बोला जाता है? एग्रीगेट सप्लाई। कंट्री में जितनी प्रोडक्शन होती है बच्चों, उसी को क्या बोला जाता है? एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई की, अब एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू कोई कंट्री की नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो टोटल प्रोडक्शन जितनी हुई वो ही सप्लाई होती है, याद रखना। और जितना प्रोडक्शन होती है उसी की वैल्यू को इनकम बोलते हैं। बट ये चैप्टर सिर्फ इनकम का नहीं है, ये चैप्टर इक्विलिब्रियम इनकम का है। इसका मतलब जितनी एग्रीगेट सप्लाई है, अगर उतनी ही डिमांड होगी, तो फिर जो प्रोडक्शन हुई है वो इक्विलिब्रियम स्टेज पर प्रोडक्शन हुई है। एडी इज इक्वल्स टू क्या कहते हैं? एएस। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपने प्रोड्यूस, कुणाल सर अभी आपने बताया कि प्रोडक्शन का मतलब एग्रीगेट सप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल आपने प्रोड्यूस 50 यूनिट्स करे, बट अगर डिमांड सिर्फ मेरे पास 30 यूनिट्स की है, तो ये इक्विलिब्रियम आउटपुट नहीं है। हाँ ऑब्वियस ही बात है, आप इनकम किस बेसिस पे लोगे? आप इनकम एग्रीगेट सप्लाई के बेसिस पे ही लोगे। आप इनकम किस बेसिस पे लोगे? एग्रीगेट सप्लाई के बेसिस पर। आपके पास सप्लाई कितनी है जी? 50। सप्लाई कितनी है? 50। तो आप इनकम किस बेसिस पे लोगे? 50 के बेसिस पर। ये बात मुझे पता है, पर ये सॉरी इक्विलिब्रियम इनकम नहीं आएगी। जो भी आएगी इक्विलिब्रियम इनकम नहीं आएगी। अगर आपके पास प्रोडक्शन, हाँ सर अभी आपने बताया प्रोडक्शन को एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। अगर आपके प्रोडक्शन 50 यूनिट्स की है और आपकी एग्रीगेट डिमांड 60 यूनिट्स की है, अभी भी इक्विलिब्रियम इनकम नहीं आएगी, अभी भी सिर्फ इनकम आएगी। और इनकम कितने किस पे निकालते हैं सर? प्रोडक्शन पे निकालते हैं हमेशा। अभी भी इनकम आएगी, इक्विलिब्रियम इनकम नहीं आएगी। बट अगर आपकी प्रोडक्शन, मतलब एग्रीगेट सप्लाई अगर 50 यूनिट्स की है और अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड भी 50 यूनिट्स की है, तब इसको इक्विलिब्रियम आउटपुट बोलेंगे। और इससे जो इनकम आएगी, इनकम अभी भी इसी से निकालेंगे। नो डाउट, मेरी बात समझो। जितनी प्रोडक्शन होती है उसकी एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, उसी से इनकम निकलती है। जितनी प्रोडक्शन होती है उसको एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, उसी से इनकम निकलती है। चाहे वो एडी इक्वल हो चाहे इक्वल ना हो, बट अगर एक एडी इक्वल हो जाए तब उस इनकम को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम इनकम। मैं बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इक्विलिब्रियम इनकम क्या होती है। इनकम तो यहां से भी आती सर, इनकम यहां से भी आती। इनकम हमेशा प्रोडक्शन पे आती है, डिमांड को देख के इनकम नहीं आती। इनकम हमेशा सप्लाई को देखकर आती है, एग्रीगेट सप्लाई को देखकर इनकम को एस्टिमेट करते हैं। तो इनकम सिर्फ किससे आती है? प्रोडक्शन से। किससे आती है? प्रोडक्शन से। तो यहां से भी इनकम प्रोडक्शन से आ रही है, यहां से भी इनकम प्रोडक्शन से आएगी, यहां से भी इनकम प्रोडक्शन से आएगी। और यहां से जो इनकम आएगी उसको सिर्फ इनकम नहीं बोलेंगे, उसको इक्विलिब्रियम इनकम बोलेंगे। और हम लोगों को डिजायर किस चीज की? हम लोगों को डिजायर ही किस चीज है? इक्विलिब्रियम इनकम की।
हमें डिजायर किस चीज की? इक्विलिब्रियम इनकम। और इक्विलिब्रियम इनकम आती कैसे? व्हेनेवर एडी इज इक्वल्स टू, यस कम ऑन, व्हेनेवर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, व्हेनेवर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, तो क्या आती है? इक्विलिब्रियम इनकम। व्हेनेवर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, तो हमारे पास क्या आती है? इक्विलिब्रियम इनकम। तो हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज की? इक्विलिब्रियम इनकम की। समझ जरा जल्दी फटाफट बेटा। जूम की आईडी अपने पास व्हाट्सएप पे ले ले एक बार और मुझे सेंड कर दे, जिससे कि रिसेप्शन में कोई बैठा होगा, और मुझे जूम आईडी सेंड कर दो जिसपे ये चल रही है, तो हम अपने बच्चों को सेंड कर देंगे, ठीक है? हाँ जी, आई बात समझ आई? दोबारा बताओ, कंट्री में नेशनल इनकम चाहिए या इक्विलिब्रियम इनकम चाहिए? हाँ जी, कंट्री में नेशनल इनकम नहीं सर, हमें चाहिए क्या? इक्विलिब्रियम इनकम। क्या चाहिए हमें? और इक्विलिब्रियम इनकम होती क्या है स्टूडेंट्स? इक्विलिब्रियम इनकम इज द वैल्यू। वैल्यू किस चीज की? इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है? व्हेनेवर, बट आउटपुट तो तब आएगा जब क्या लगाएंगे? हाँ जी, आउटपुट तो तब आएगा जब क्या लगाएंगे। तो हमारी कोशिश क्या रहती है? टारगेट हमारी कोशिश रहती है कि मैं इनपुट कितना लगाऊं, हमारी कोशिश रहती है कि मैं इनपुट कितना लगाऊं। हाउ मच इनपुट शुड बी एम्प्लॉयड, हाउ मच इनपुट, इनपुट को बोलते हैं स्टूडेंट्स रिसोर्सेस। हाउ मच रिसोर्सेस शुड बी एम्प्लॉयड। बच्चे, रिसोर्सेस को लगाने का मतलब होता है एम्प्लॉय करना, रिसोर्सेस को लगाने का मतलब होता है एम्प्लॉय करना। अगर कंट्री में तुम सारे रिसोर्स लगा दोगे तो उसे बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर कंट्री में सारे रिसोर्स लगा दोगे तो उसे बोलते हैं क्या? फुल एम्प्लॉयमेंट। सारे से कम लगाओगे उसे बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? अगर जितने हैं उससे भी ज्यादा लगाने की कोशिश करोगे तो उसे बोलते हैं ओवर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय करने का मतलब क्या हुआ? लगाना। एम्प्लॉय करने तो क्या हुआ? तो अगर सारे लगा दोगे तो क्या हुआ बच्चों को? फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर सारे लगा दोगे तो क्या हुआ? फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर सबसे जितने लगाए उससे कम लगाओगे, फुल से कम लगाओगे, उसे क्या बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। और अगर आप फुल से ज्यादा लगाने की कोशिश करोगे तो उसे क्या बोलते हैं? ओवर एम्प्लॉयमेंट। ओवर एम्प्लॉयमेंट। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कौन कौन सी है स्टूडेंट्स? बोलना। फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट। फुल, अंडर एंड ओवर, ये 3 तरह की मेरे पास क्या है बच्चों? एम्प्लॉयमेंट। 3 तरह की मेरे पास क्या है? एम्प्लॉयमेंट। दोबारा बताएंगे, चैप्टर का नाम बता दो। हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज की? यस, हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज की? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ। अच्छा, सिर्फ आउटपुट क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, इक्विलिब्रियम आउटपुट तो आप बोल रहे हो, आउटपुट क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि हम आउटपुट से क्या आती है? हाँ जी, आउटपुट से क्या आती है? बट अपने को क्या चाहिए? आउटपुट से क्या आती है? नेशनल इनकम। बट हमें क्या चाहिए? चैप्टर का मतलब है नेशनल इनकम। चैप्टर पढ़ लिया, फर्स्ट चैप्टर था भाई वो इससे पहले फर्स्ट चैप्टर, उस चैप्टर का नाम था एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। अब नेशनल इनकम से मतलब नहीं, आप किससे मतलब है? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम से। अब नेशनल इनकम से मतलब नहीं, किससे मतलब है? सो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज अ वैल्यू। कम ऑन, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज अ, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज अ वैल्यू। वैल्यू किस चीज की? इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है सर? व्हेनेवर एडी इज इक्वल्स टू, सर आउटपुट तब आएगा जब आप क्या लगाओगे? इनपुट लगाने को क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस को क्या करना? एम्प्लॉय करना। बोलो ना, क्या करना? तो जब मैं रिसोर्सेस को क्या करूंगा? एम्प्लॉय, तभी तो क्या आएगा? इक्विलिब्रियम। और उसी की वैल्यू को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। बट मैं रिसोर्स एम्प्लॉय करूं कितना? रिसोर्स एम्प्लॉय, चैप्टर स्टार्ट यहां से होता है, मैं रिसोर्स एम्प्लॉय करूं कितना। तो टॉपिक का नाम क्या हो गया? हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी। या तो जितने हैं, या तो सबसे, या तो जितने हैं उससे भी। तो 3 लेवल पर इक्विलिब्रियम आ सकता है। कितने लेवल पे आ सकता है? किस किस पर? फुल, अंडर, ओवर। फुल, अंडर। तो हमारे पास ना इस पार्ट को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 प्रोफेसर्स आए, दैट इज ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल प्रोफेसर बोलते मैंने, हाँ जी बताओ इक्विलिब्रियम इनकम कैसे आएगी? कितने रिसोर्स लगाऊं? क्योंकि रिसोर्स लगाऊंगा, रिसोर्स तभी तो आउटपुट थोड़ी मांगता है अपने को। रिसोर्स लगाऊंगा तो इक्विलिब्रियम आएगा, तो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम जो चाहिए हमको। तो गेम शुरू किससे हुई? क्या लगाओ? गेम शुरू किससे हुई? क्या लगाओ? रिसोर्स। तो क्वेश्चन का क्या आया कि सारे लगाऊं, कम या ओवर? तो ट्रेडिशनल लोग आए और कौन आए? मॉडर्न। हाँ जी, एक कौन थे? ट्रेडिशनल। और एक कौन थे जी? एक थे ट्रेडिशनल और एक कौन थे? ट्रेडिशनल क्या कहते हैं?
सारे लगा दो। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच, मार्शल अप्रोच, वो बोलते हैं कंट्री में जब तक सारे रिसोर्स नहीं लगाओगे तब तक इक्विलिब्रियम, सॉरी मैं वहां चला गया, जब तक सारे रिसोर्स नहीं लगाओगे तब तक इक्विलिब्रियम आउटपुट नहीं आएगा, तब तक इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम नहीं आएगी, तब तक इक्विलिब्रियम आउटपुट नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम नहीं आएगी। बट जो मॉडर्न अप्रोच है, प्रोफेसर कीन्स की अप्रोच, जिसके लिए आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, वो कहते हैं कि ना भाई ना, वो जमाना चला गया, क्योंकि उस जमाने में बाय लॉस चलता था, और बाय लॉस का मतलब होता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करता है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। कह रहे हैं कि वो जमाना चला गया जब आप गुड्स को प्रोड्यूस करते थे और जितना प्रोड्यूस करते थे उतना बिकता था, सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करता था, सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करता था, बस सारे रिसोर्स लगा दो, बस लगा दो, 500 यूनिट प्रोड्यूस हो तो 500 की डिमांड भी क्रिएट हो जाएगी, 1000 यूनिट प्रोड्यूस हो तो 1000 की डिमांड भी क्रिएट हो जाएगी। बट वो ट्रेडिशनल था जी, और ट्रेडिशनल वाले बोलते थे कि इक्विलिब्रियम सिर्फ तभी आएगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। बट अगर हम आज की बात करें तो आज चलता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच बोलती है कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि इक्विलिब्रियम आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ही आएगा। प्रोफेसर कीन्स की अप्रोच बोलती है कि इक्विलिब्रियम आज आप लोगों के पास अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल भी आ सकता है, और इक्विलिब्रियम आप लोगों के पास ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल भी आ सकता है। जी क्या बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम आप लोगों के पास अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल भी आ सकता है और अंडर भी आ सकता है। और तो चैप्टर स्टार्ट यहां से होता है कि एक काम करो, इन बच्चों को पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम होता क्या पहले वो समझा दो। जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम ये बच्चे समझ जाएंगे कि क्या होता है, जब एक बार इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम को निकालने आ जाएगी तब समझा देना कि फुल पर क्या होता है, अंडर पे क्या होता है, ओवर पे क्या होता है, और चैप्टर खत्म कर देना। इसका मतलब बच्चों अगर स्टार्ट करना है तो यस देयर आर टू अप्रोचेस। एक कौन सी अप्रोच है बच्चों, ट्रेडिशनल अप्रोच, हाँ जी, एक कौन सी अप्रोच है, और एक कौन सी अप्रोच है, मॉडर्न। देयर आर टू अप्रोचेस, एक कौन सी अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक मेरे पास कौन सी अप्रोच है, मॉडर्न। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती है, इक्विलिब्रियम इनकम कहां पे आएगी स्टूडेंट्स, हाँ जी, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती है, कहां पर आएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती है, इक्विलिब्रियम कहां पर आएगी, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जबकि मॉडर्न अप्रोच क्या बोलती है कि इक्विलिब्रियम इनकम अंडर पर भी आ सकती है, और हाँ जी अंडर पर भी आ सकती है, और क्या आ सकती है, क्या, हाँ जी क्या, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम सर ये क्या होती है, वैल्यू होती है, पैसा बोल रहे हो ना, पैसा तो क्या होता है, वैल्यू। सर ये क्या होती है, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम क्या होती है, वैल्यू। सर वैल्यू किस चीज की, हाँ जी वैल्यू किस चीज की, और सर इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है, व्हेनेवर एडी इज इक्वल्स टू, हाँ जी इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है, व्हेनेवर एडी इज इक्वल्स टू, व्हेनेवर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। आपके पास क्या आता है, इक्विलिब्रियम आउटपुट, उसी की वैल्यू क्या होती है, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। हाँ जी एडी इज इक्वल्स टू एस पे क्या आता है, इक्विलिब्रियम आउटपुट, उसी की वैल्यू क्या होती है, इक्विलिब्रियम। बट क्वेश्चन सिर्फ यही रह गया था स्टार्ट करने के लिए कि कम रिसोर्स लगाऊं या फिर सारे लगा दूं। फुल एम्प्लॉयमेंट ट्रेडिशनल अप्रोच, और मॉडर्न अप्रोच क्या होती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट और यस अंडर एम्प्लॉयमेंट। और तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग शुरू करते हैं कि इक्विलिब्रियम होती क्या है। दोबारा से, हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज की है स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज अ वैल्यू किस चीज की, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है, व्हेनेवर। तो एक काम कर, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं बच्चे, एडी बोलो, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड पर सबसे पहले क्या पढ़ते हैं। सर इक्विलिब्रियम इनकम अंडर पर आई है, ओवर पे आई है, या फुल पर आई है, अब वो बाद में बढ़ाना, हमें पता है किसी न किसी पे तो होगी, बिना एम्प्लॉयमेंट के तो इनकम आ सकती ही नहीं। या तो आपने सारे लगा दिए होंगे रिसोर्स, या तो कम लगाओगे, या तो सारे से भी ज्यादा लगाओगे, तो कोई ना कोई लेवल तो होगा, बोलना कोई ना कोई जिसपे क्या आ रही है, इक्विलिब्रियम। कोई ना कोई लेवल तो जिसपे क्या आ रही है, कोई ना कोई लेवल तो जिसपे क्या आ रही है, लेवल 3 है फुल, लेवल 3 है फुल, अंडर, और आप कह रहे कोई ना कोई लेवल तो होगा, वो लेवल आप बाद में सिखा देना, पहले हमको सिखा दो कि इक्विलिब्रियम होती क्या है। आप हमें पहले बता दो कि इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम होती क्या है। तो इसलिए सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम शुरू कर रहे हैं। जब आप एक बार समझ जाओगे कि इक्विलिब्रियम क्या होती है, फिर आपको समझाया जाता है कि फुल पर, अंडर पर, और किस पर जी, ओवर पर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। सर इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज अ, सर वैल्यू किस चीज की,
वो कैसे आता है, एडी इज इक्वल्स टू, और सबसे पहले कवर करेंगे क्या, एडी। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन इस इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में आया था, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड राइट द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो मैं आपको क्लियर कर दूं दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट्स, एग्रीगेट डिमांड जितना होता है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है। एडी इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंड, और जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर। बच्चों हमारी कंट्री में टोटल खर्चा करने वाले लोग भी दो हैं। हमारी कंट्री में टोटल खर्चा करने वाले लोग भी दो हैं। कौन कौन, एक गवर्नमेंट और एक कौन है, प्राइवेट सेक्टर। खर्चा करने वाले लोग भी दो हैं। कौन कौन, एक गवर्नमेंट और एक, और खर्चे भी लोग दो हैं, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक, आज तो मुझे बोल रहा है कि एग्रीगेट डिमांड समझा दो। क्या समझा दो सर, एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर करने वाले लोग ही दो हैं, एक प्राइवेट और एक, और खर्चे भी दो, एक कंजम्पशन और एक। तो इसका मतलब मैं ये बोलता हूं कि एग्रीगेट डिमांड के चार कंपोनेंट हो गए, एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स। ये कंपोनेंट्स है स्टूडेंट्स। ये किससे कंपोनेंट्स है, एग्रीगेट डिमांड के। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर करने लोग कितने हैं, वो है दो। ये रहा प्राइवेट का कंजम्पशन पे खर्चा, गवर्नमेंट का कंजम्पशन पे खर्चा, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों का इन्वेस्टमेंट पे खर्चा, और ये बाहर के लोगों का हमारी कंट्री में खर्चा। खर्चा खर्चा खर्चा, खर्चे को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। सर क्यों पढ़ा रहे हो एग्रीगेट डिमांड, क्यों पढ़ा रहा हूं ऐसे, एग्रीगेट डिमांड क्यों पढ़ रहे हैं। अरे यार इक्विलिब्रियम क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम नेशनल कैसे आती है, whenever AD is equals to, तो पहले क्या पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, तभी आप सबसे पहले क्या पढ़ा रहे हो हमें, AD क्या पढ़ा रहे हो, फिर क्या पढ़ाओगे, फिर दोनों को, फिर क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम नेशनल इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम आ गई तो किसी न किसी लेवल पर तो लेवल कितने हैं, कौन कौन से, वो बाद में पढ़ लेंगे, पहले इक्विलिब्रियम निकाल लेते हैं, वो बाद में पढ़ ले। भाई मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से आएगा पेपर में। मैं डायरेक्टली वो क्वेश्चन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लेवल नहीं पता आप लोगों का। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले आपको बेसिक से लेकर एंड तक लेके जाता हूं, फिर वो 8 क्वेश्चन बता दूंगा, खत्म होगी बात। आई मेरी बात समझ क्या कर रहा हूं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ गया, एडी। एडी का मतलब क्या होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर के कितने कंपोनेंट्स हो गए, कौन कौन से, पीएफ, सीई, जीएफ, जीडी और। बट अगर ओवरऑल देखा जाए, आप लोग जो कंट्री की इनकम निकाल रहे हैं ना, ये इक्विलिब्रियम इनकम, ये टू सेक्टर इकोनॉमी में निकाल रहे हैं। किसमें निकाल रहे हैं बच्चे, टू सेक्टर इकोनॉमी को बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी, जिसमें ना तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वॉल्व है, ना गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ना। कल को ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई साहब टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन इन्वॉल्व नहीं है, तो दो लोग इन्वॉल्व नहीं है, कौन कौन, एक गवर्नमेंट और एक नेट एक्सपोर्ट्स। तो इसका मतलब गवर्नमेंट वाली एक्टिविटी, गवर्नमेंट वाला खर्चा नहीं आएगा, और बाहर से जो खर्चा हुआ है वो भी, तो बचा कौन फिर, प्राइवेट। और प्राइवेट के खर्चे कितने होते हैं, दो, या तो कंजम्पशन पे, या तो, यस कम ऑन, या तो कंजम्पशन पे, या तो। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड किसकी इक्वल हो गया सर, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू, यस कम ऑन, एग्रीगेट डिमांड किसकी इक्वल हो गया, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू। अब मुझे नहीं पता, आपके पास कल को ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स लिखो। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि एडी के कंपोनेंट्स लिखो, तो आपको चारों कंपोनेंट्स बताने हैं जी, तब आपको चारों बताने हैं। और अगर आप मुझसे पूछते हो इस चैप्टर में एडी का मतलब क्या है, भाई इस चैप्टर में एडी का मतलब सी प्लस आई होता है, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों कुणाल सर अलग अलग प्राइवेट गवर्नमेंट का लिखोगे, नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पढ़ रहा हूं किस सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व। तो अपने आप समझना होता है कि जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ये सिर्फ प्राइवेट का है। ये सिर्फ किसका है, बोलना थोड़ा ना होता भाई, ये पता होता सबको। हाँ बट अगर कुणाल सर कंपोनेंट्स आ गए, अगर ये लिखा आ गया कंपोनेंट्स, अगर कंपोनेंट्स आ गए, तो कंपोनेंट्स की अगर बात करेंगे तो कंपोनेंट्स हमारे पास चार ही लिखेंगे, दैट इज पीएफ, सीई, जीएफ, सीई, जीडी, सीएफएल।
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सबसे पहले कौन सा एक्सपेंडिचर है? हाँ जी, सबसे पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा है? फिर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, क्या आ जाएगा, एडी आ जाएगा। तो फिर क्या पढ़ेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, इक्वेट। क्या कर देंगे, कंट्री की क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम। और अगर इक्विलिब्रियम में नेशनल इनकम आई है तो वो 3 लेवल पे होगी, या तो फुल अंडर या, अब वो एंड में पढ़ लेंगे। पहले क्या निकाल रहे हैं, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। पहले क्या निकाल रहे हैं, वो कैसे आता है, व्हेनेवर एडी इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस, अब डायरेक्टली बोल लो सी प्लस आई, अब तो ना बोलो ना, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल सी प्लस सी। क्या होता है यार, यस कम ऑन, सी क्या होता है सर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की 4 चीजें बताऊंगा भाई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की 4 चीजें बताऊंगा। सबसे पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फीचर्स बताऊंगा, फीचर्स के बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्मुलेशन बताऊंगा, फॉर्मुलेशन के बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की इक्वेशन बताऊंगा, इक्वेशन के बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डायग्राम बताऊंगा, इसके बाद आप लोगों के टाइप्स बताऊंगा। 5 होगी, सॉरी सर, इतनी सारी चीजें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में। सिर्फ मैं सच बता रहा हूं, ये 5 चीजें दिखने में अलग होती होंगी, इन सबका मतलब एक ही होता है। ये 5 चीजें दिखने में अलग होती है बट सबका मतलब एक होता है। मतलब कुणाल सर, अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में पूछ रहे हो, जनरली पूछ रहे हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल में पूछ रहे हो, अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अपने पेरेंट्स के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैं यहां खड़ा हूं, मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूछ रहे हो, तो जनरल फीचर बता रहा हूं, सुन लेना। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड फीचर, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो, बट इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज मोर देन इंक्रीज इन। अर्थात जब इंसान की कुछ इनकम नहीं होती तब भी उसे कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, जैसे जैसे उसकी इनकम उसे खर्चे भी, बट कभी भी बढ़ती खर्चे बढ़ती इनकम से ज्यादा, क्योंकि इंसान कुछ क्या करना शुरू करता है, सेविंग्स। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फीचर्स। इसे क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के, यस कम ऑन। फर्स्ट फीचर इज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम consumption expenditure. At zero level of income there is always some consumption. Second feature Kunal sir, as income increases consumption also increases, but increase in income is more than increase in consumption. बढ़ती इनकम हमेशा बढ़ते खर्चों से ज्यादा होती है एट द एंड आके, क्योंकि कुछ पार्ट मेरा क्या होता रहता है जी, सेव। हाँ जी, बढ़ती इनकम हमेशा बढ़ते खर्चों से ज्यादा होती है, क्योंकि कुछ पार्ट मेरा क्या होता रहता है जी, सेव। क्या होता रहता है, सेव। दोबारा से बोलेंगे जी, सी पढ़ रहे हैं, कंजम्पशन। क्या पढ़ रहे हैं, कंजम्पशन के फीचर। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम। इसका मतलब 2 तरह के खर्चे हो गए, एक तो वो खर्चा जब इनकम क्या थी, और एक वो खर्चा जब इनकम बढ़ रही थी, खर्चे भी। मतलब एक खर्चा का इनकम से लेना देना है और एक खर्चे का इनकम से लेना देना, इस खर्चे का इनकम से लेना देना, इस खर्चे का इनकम से लेना देना। जिसका इनकम से कोई लेना देना नहीं होता, ऐसे खर्चों को बोलते हैं ऑटोनॉमस। क्या बोलते हैं, और जिसका इनकम से लेना देना होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड। क्या बोलते हैं, तो तुमने लिखा है टाइप्स ऑफ खर्चे। तो 2 तरह के खर्चे होते हैं कंजम्पशन, एक होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, एक कौन सा होता है, और एक होता है इंड्यूस्ड। कौन सा होता है, ऑटोनॉमस कौन सा हुआ, जब खर्चे वो थे जब इनकम क्या थी, और ये इंड्यूस कौन सा, जब इनकम और खर्चे भी। तो 2 टाइप के क्या हो गए, खर्चे। 2 तरह के फीचर बताओ। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम, कम ऑन, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम, एज इनकम consumption also increases, but increase in income is more than increase in income is always more than increase in consumption. कुणाल सर आप जो बता रहे हो ना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सर कंजम्पशन ना किया किस में से जाता है, कंजम्पशन हमेशा इनकम में से किया जाता है। किसमें से किया जाता है, और इनकम में से खर्च करने की पावर को बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इनकम में से, स्टूडेंट्स, इनकम में से खर्च करने की पावर को क्या बोला जाता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या बोला जाता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या बोला जाता है, इनकम में से खर्च करने की पावर को क्या बोला जाता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं कि आपने कितना कमाया उसमें से कितना खर्च किया, या आप कितना एक्स्ट्रा कमाओगे उसमें से कितना एक्स्ट्रा खर्च करोगे। सी अपॉन वाई को बोलते हैं एपीसी। क्या बोलते हैं, और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई को बोलते हैं एमपीसी। अरे पीसी का तो मतलब क्या हो गया, प्रोपेंस। अब तू एवरेज प्रोपेंसिटी ले ले या फिर
मार्जिनल का मतलब क्या हुआ? एडिशनल। क्या हो गया? इसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन। क्या बोलते हैं? तो फॉर्मुलेशन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। एक क्या आएगा? एपीसी, और एक क्या आएगा? एपीसी का मतलब कितना कमाया, उसमें से कितना खर्च किया, और एमपीसी का मतलब कितना एक्स्ट्रा कमा और उस एक्स्ट्रा में से कितना एक्स्ट्रा खर्च किया। तो ये मेरे पास क्या हो गया यार? फॉर्मुलेशन। ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास क्या थे? फीचर। अब क्या लिखनी है जी? इक्वेशन दैट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू, सुनो, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम। ऐसे कंजम्पशन को क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन को जब कभी भी इकोनॉमिक्स में इंडिकेट करते हैं तो सी बार से। किससे करते हैं जी? सी। अच्छा आगे क्या बोलते हैं? एज इनकम कंजम्पशन ऑल्सो, मतलब इनकम में भी क्या आ रहा है? चेंज। कंजम्पशन में भी क्या आ रहा है? अरे उसको बोलते हैं एमपीसी। क्या बोलते हैं? जब इनकम में भी चेंज आए और कंजम्पशन में भी चेंज आए उसे क्या बोलते हैं? और जब कंजम्पशन में चेंज आ किसकी वजह से रहा है? इनकम की वजह से। किसकी वजह से? तो मल्टीप्लाई पे क्या कर देंगे? वाई। क्या कर देंगे? तो कंजम्पशन इक्वेशन क्या होगी? दैट सी इज इक्वल्स टू, यस, कंजम्पशन इक्वेशन क्या होगी? दैट सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस एमपीसी इनटू वाई। फॉर्मुलेशन क्या होगा? एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी इज सी अपॉन वाई एंड एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन। अरे फीचर क्या होगा? बचपन से कर रहे हैं। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम। As income increases, consumption also, but increase in income is more than increase in. Sir, there are two types of consumption. It is autonomous and और सर आप कभी क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? At zero level of income there is always some consumption. As income increases, consumption also increases, but increase in income is more than increase in. ये रहा क्या जी? डायग्राम। किसकी बात कर रहे थे भाई? कंजम्पशन। किसकी? अब प्लीज नीचे से ऊपर जाओ। कंजम्पशन क्यों पढ़ रहा हूं? ये एडी का पार्ट है। कंजम्पशन क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि ये एडी क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि मुझे एडी इज इक्वल्स टू क्या पढ़ना है? क्यों पढ़ना है एडी इज इक्वल? क्योंकि मुझे क्या निकालनी है? इक्विलिब्रियम। क्या निकालनी है? देखो ये चैप्टर ऐसा है जिसपे ना दिमाग यूज कर ना इम्प्लीमेंटेशन, जैसे समझ लो माइंड में लेयर बन रही है। एक लेयर बनी, फिर दूसरी बनेगी लेयर, फिर तीसरी लेयर बनेगी। पता नहीं कभी कोई कैसे कर सकता है कि ये चैप्टर एक दिन करो, नेक्स्ट पेपर जाके पेपर दे दो। ऐसा नहीं होता है, धीरे सीखना पड़ता है। नई नई चीजें आ जाती है, नए नाम आ जाते हैं। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक से लेकर सब कुछ करवाया जाए। जैसे कि कैसा मर्जी नाम आ जाए तो हम कुछ इंप्लीमेंट कर लें, बट यस यू नीड टाइम। टाइम चाहिए होता है इसके लिए जी। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यस कम ऑन। ये रहे मेरे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की चारों चीजें आ गई भाई। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पांचों चीजें आ गई यार। फीचर, फॉर्मुलेशन, इक्वेशन, डायग्राम और टाइप्स। और पांचों की पांचों चीजें एक ही बात बोल रही हैं। क्या? जब इंसान कमाता नहीं तब भी खर्चे होते हैं, जब कमाता है तो खर्चे भी बढ़ते हैं, पर बढ़ते खर्चे कम भी बढ़ती इनकम से ज्यादा। जो हर इंसान की लाइफ का जनरल ट्रुथ है उसको मैंने 5 तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया मेरे भाई। ये रहे वो 5 मेथड्स जिससे मैं रिप्रेजेंट कर दिया। इससे ज्यादा मुझे कंजम्पशन के बारे में कुछ नहीं पता, ना तुम्हें जानना है अभी। सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, ये रहा। सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। सर क्या रह गया यार? क्या रह गया? फिर मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या ऐड कर दूंगा? सो सी प्लस आई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? एडी। क्या आ जाएगा? फिर क्या पढ़ेंगे? एएस। फिर एडी और एएस को इक्वेट, फिर क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आउटपुट। और इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू को तो क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। और एक बार ये इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम आ जाए फिर समझेंगे फुल पर है, अंडर पर है और ओवर, और चैप्टर को खत्म करेंगे मेरे भाई यार। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं आई। क्या पढ़ते हैं? सर आई क्या होता है? कम ऑन स्टूडेंट्स, आई क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बच्चों बताना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऑटोनॉमस। एक कौन सा होता है? ऑटोनॉमस। और एक कौन सा होता है? इंड्यूस्ड। दो तरह के होते हैं बच्चे। एक मेरे पास होता है ऑटोनॉमस और एक मेरे पास होता है इंड्यूस्ड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। There are two types of investment expenditure, that is autonomous investment expenditure और induced expenditure। autonomous और induced। सर autonomous का मतलब है जिसका इनकम से कोई मतलब, चाहे इनकम बढ़ जाए चाहे इनकम ना हो तब भी इन्वेस्टमेंट होगी। ऐसी इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे? ऑटो। जो भी आपने किस में समझाया था कंजम्पशन में, वही किस में है जी? यहां पर। ठीक है। और एक इन्वेस्टमेंट कौन सी? जो इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी।
तो वो कौन सी होगी? इंड्यूस। सॉरी, हम लोग इस पूरे चैप्टर में अभी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, हम सिर्फ कौन सी लेते हैं? ऑटोनॉम। उसके पीछे रीजन सुन लो। रीजन ये है कि अगर तुमको मैं बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट समझाऊंगा तो तुम्हें बढ़ती हुई इक्विलिब्रियम इनकम समझ आएगी। सॉरी भाई साहब, मैं आपको बढ़ती हुई इक्विलिब्रियम समझाने के लिए नहीं आया, यहां पर मैं आपको इक्विलिब्रियम समझाने आया हूं। तो बढ़ती हुई समझाऊंगा, वापस से देखेंगे कभी, इसलिए बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट बढ़ते ही नहीं। ये रही कंट्री, कंट्री का जितना बार बार इन्वेस्टमेंट ऐड करते रहोगे ना, उतनी कंट्री की इक्विलिब्रियम भी बढ़ती रहेगी। बढ़ती हुई समझाऊं, पहले पहले समझाऊं इक्विलिब्रियम क्या होती है। तो इसलिए बढ़ती वाली मैं नहीं ले रहा, मैं सिर्फ कौन से ले रहा हूं? ऑटोनॉमस। और ऑटोनॉमस का मतलब क्या है? जो क्या रहेगी? सेम। चाहे तेरे पास इनकम क्या हो? जीरो। चाहे इनकम बढ़ जाए, चाहे इनकम और बढ़ जाए, चाहे और बढ़ जाए, तेरी इन्वेस्टमेंट क्या है यार? सेम। इन्वेस्टमेंट क्या है? और जब इन्वेस्टमेंट सेम है तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस। क्या बोलते हैं इसे? और जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है वो बनती है पैरेलल टू। कैसे बनती है? पैरेलल टू। सच बताओ, इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे इससे ज्यादा इस चैप्टर में भी कुछ नहीं बताना। हो गया इन्वेस्टमेंट, इतना ही है इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन हो गया मेरे भाई, इन्वेस्टमेंट हो गया, और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को मैं क्या करता हूं? ऐड। और क्या निकालता हूं? एडी। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड मेरा पार्ट खत्म हो जाएगा। आ जाए यार। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, at zero level of income there is always some consumption expenditure. At zero level of income there is always some, as income, yes, as income increases consumption also. Come on, as income increases consumption also, but increase in income is more than increase in income is more than increase in। ये तो किसका हो गया? कंजम्पशन है। किसका? अब कंजम्पशन के अंदर किसको ऐड करना है? आई को, क्योंकि एडी क्या होता है? सी प्लस आई। एडी क्या होता है? सी प्लस आई। तो अब सी के अंदर किसको ऐड करना है? आई। आई क्या है? सेम। आई क्या है? तो जब भी किसी भी कर्व के अंदर सेम वैल्यू ऐड करेंगे, किसी भी कर्व के अंदर जब, तो एकदम कर्व बन जाएगा उसके पैरेलल। जब सी के अंदर क्या ऐड करेंगे? आई, तो कर्व बन जाएगा एकदम उसके। तो सी के अंदर मैंने आई ऐड किया और कर्व बन गया एकदम इसके पैरेलल। सी के अंदर मैंने आई ऐड किया और कर्व बन गया एकदम इसके पैरेलल। और इस कर्व के अंदर सी भी है और इस कर्व के अंदर सी भी है, और जहां सी भी आ जाए और आई भी आ जाए तो वो तो क्या हो गया? एडी। क्या हो गया? हाँ जी, वो क्या हो गया? एडी। ये आ गया आपके पास एग्रीगेट डिमांड। मेरी लेफ्ट हैंड साइड पूरी हो गई। सर फिर राइट हैंड साइड पे आ जाओ। हाँ आ जाओ, ये लो एग्रीगेट सप्लाई। सर आपने बता चुके हो, जब चैप्टर स्टार्ट किया था मनप्रीत तभी बता दिया था, जब चैप्टर स्टार्ट किया था बता दिया, एग्रीगेट सप्लाई को ही क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्शन। एग्रीगेट सप्लाई को ही क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्शन। एएस को ही क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्शन। एग्रीगेट सप्लाई को ही क्या? टोटल प्रोडक्शन। और इसी की वैल्यू को कंट्री की क्या बोलते हैं? नेशनल। इक्विलिब्रियम नहीं, नेशनल। अच्छा ये वाई बादल इक्विलिब्रियम भी बोल दूंगा अगर एएस किसकी इक्वल होता? एडी। पर अभी मैं एडी पढ़ा रहा हूं, अभी तो सिर्फ क्या पढ़ा रहा हूं? एडी को भूल जाऊं अभी सिर्फ क्या पढ़ा रहा हूं? तो अभी ये सिर्फ इनकम है, सॉरी इनकम नहीं, ये सिर्फ नेशनल इनकम। ये सिर्फ क्या है? ये इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। अगर यहां पे मैं लिख दूं इज इक्वल्स टू एडीबी, तब यही भाई क्या बन जाएगा? बट छोड़ो ना, मैं तो अभी सिर्फ क्या पढ़ रहा हूं? एएस। तो एएस इज ऑलवेज इक्वल्स टू, कम ऑन स्टूडेंट्स, एएस इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्शन। और टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू को ही तो क्या बोलते हैं? कंट्री की नेशनल इनकम। टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू को ही तो क्या बोलते हैं? कंट्री की। बच्चों मेरी बात सुनो, जो एक प्रोड्यूसर होता है ना, जब कंट्री की नेशनल इनकम आती है ना, तो प्रोडक्शन सेक्टर ना अपनी नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे कि लेबर को देता है COE, लैंड वाले को देता है रेंट एंड रॉयल्टी, कैपिटल के ऊपर पे करता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। COE, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और एंटरप्रेन्योर क्या मिलता है? मिक्स्ड इनकम। क्या मिलती है? मैं अगर एक प्रोडक्शन सेक्टर हूं, मैं अगर क्या हूं? एक प्रोडक्शन, तो जब मैं पैसा कमाता हूं तो मैं सबसे पहले लेबर को क्या पे करता हूं? COE, लैंड वाले को रेंट एंड रॉयल्टी, कैपिटल पे क्या देता हूं? इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। प्रॉफिट एंड, जैसे आप लोगों ने एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स पढ़े थे ना चैप्टर में, क्या था? PF, GF, CE, GD, CFN। अगर बाई चांस आपके पास
अगर बाई चांस आपके पास ये आ जाए कि एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स बताओ, एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स बताओ, ये रहे वो एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स। एक आपके पास कंपोनेंट है सीओई, एक आपके पास रेंट एंड रॉयल्टी, एक आपके पास इंटरेस्ट, एक प्रॉफिट और एक ये आपके पास एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट है। एएस से कंपोनेंट है क्योंकि एएस इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम इन सब जगह पर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट। तो ये एएस से कंपोनेंट्स है। बट अब ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये कंपोनेंट्स तो एएस के हैं, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। हाँ जी, ये कंपोनेंट्स है एएस के, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, प्रोड्यूसर जब ये पे करता है लेबर को क्या देता है, सीओई। क्या देता है, ये प्रोड्यूसर का खर्चा है, कंजम्पशन। ये भी प्रोड्यूसर का खर्चा। ये सारी चीजें एंटरप्रेन्योर को खुद मिलती हैं, जिसमें से मैक्सिमम पार्ट तो खर्चा है और कुछ पार्ट पैसा प्रॉफिट का वो क्या करता है, सेव। अगर सबको ऑब्जर्व किया जाए, या तो सारा खर्चा है या तो थोड़ा सा पार्ट सेविंग है, तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। जैसे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई थी, भाई एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू सी प्लस। वैसे तो देख एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू वाई भी होता है, और अगर ऐसे देखा जाए, क्विकली देखा जाए, तो जो ये वाई है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, तो ये रहा एएस और ये रहा क्या, और ये ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर एडी इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, और इस आउटपुट को सिर्फ आउटपुट नहीं बोलेंगे रे, इस आउटपुट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम आउटपुट। क्या बोलेंगे बच्चों, और इक्विलिब्रियम आउटपुट की जो क्या होती है वैल्यू, उसे क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम आउटपुट की जो क्या होती है वैल्यू, इक्विलिब्रियम आउटपुट की जो क्या होती है वैल्यू, उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। बट छोड़ो, रुक जाओ यार, तो डायरेक्ट हो गया एकदम। अभी तो हम पढ़ रहे हैं एएस इज इक्वल्स टू, और सी का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन। भाई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में जितनी चीजें मैं 4 बता सकता था, 5 बता सकता, बता दी थी। क्या क्या बताया था बोलो, फीचर्स, और क्या बताया था, फॉर्मुलेशन और इक्वेशन और डायग्राम, और ये मैंने किसके बारे में बताया था, कंजम्पशन। किसके बारे में, कंजम्पशन। तो दोबारा से कंजम्पशन समझाऊंगा, नहीं तो रह क्या गया पूरे चैप्टर में, अब रह ही क्या गया, सिर्फ सेविंग्स। सेविंग्स एक बार आ जाए मैडम, एक बार आ जाए, फिर सी और एस को ऐड करके क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, एडी में ऑलरेडी, तो एडी इज इक्वल टू एएस को क्या कर दूंगा, और एक बार एडी इज इक्वल टू क्या आ जाए, एएस। फिर भाई ये 3 लेवल पे समझानी है, एक फुल पर, एक अंडर पर, और एक ओवर पर, बात खत्म हो जाएगी भाई। चैप्टर का मेन मोटिव खत्म यार, पता लगे चैप्टर पढ़ क्यों रहे थे हम लोग। तो मेरे पास आ गया जी लास्ट पार्ट है, मतलब इसका थ्योरी का, बच्चों को बेसिक्स का लास्ट पार्ट, दैट इज नोन एज सेविंग्स। भाई सेविंग्स, अगर आपने कुणाल सर ये बात बोल दी थी कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे कोई ना कोई खर्चा होता है, तो पैसा कहां से आता है, सर समझ लो बोरो करा है, तो समझ सेविंग 0 लेवल पे क्या होती है, नेगेटिव। क्या होती है, तो एट 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन। तुमने बोला एट 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम, सो एट 0 लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव। तो कुणाल सर इसका मतलब आप सेविंग की भी 500 चीजें बताओगे, बिल्कुल। सबसे पहले क्या बताएंगे जी, फीचर्स, फिर क्या बताएंगे, फॉर्मुलेशन, क्या बताएंगे, फॉर्मुलेशन के बाद क्या बता देंगे, डायग्राम, डायग्राम के बाद क्या बता देंगे, इक्वेशन, इक्वेशन के बाद क्या बता देंगे, टाइप्स। किसका ये सब कुछ है जी, सेविंग्स, बेसिक्स है जी। और सर क्या बोल रहे हैं फीचर, सर फर्स्ट फीचर, एट 0 लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव। एट 0 लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर, 0 लेवल ऑफ इनकम पर स्टूडेंट सेविंग्स क्या होती है यार, नेगेटिव। At 0 level of income, savings are negative. Next क्या बोल रहे हैं, as income increases, come on, as income savings also increases. As income, जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसकी सेविंग भी, और सेविंग माइनस से 0 पे आना बढ़ना होगा या नहीं, वो पूछ रहा हूँ। पहले किस पे थी, -0 पे आ रही है, बढ़ रही नहीं बढ़ रही। मैंने किसी से 50 लिए थे बोरो, तो -50 हो गई मेरी सेविंग। मेरी सेविंग क्या होगी, माइनस, कल पैसा कमाए 10 वापस कर दी, अब कितनी, -40, 20 वापस कर दिया, माइनस भी, इसको बढ़ना ही बोलेंगे ना सेविंग का, 20 के 20 और वापस कर दिए, सेविंग कितनी होगी, इसको बढ़ना ही तो बोलेंगे। और अब जो कमाऊंगा सेविंग 0 से कहां आएगी, ऊपर। तो क्या बोल रहे हैं, एट 0 लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर, हाँ जी, एट 0 लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर, एज इनकम सेविंग्स ऑल्सो, बट इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज मोर देन इंक्रीज इन सेविंग्स।
ऐसी कंजम्पशन में सर इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन, और ऐसे किस पे आ रहा है जी, सेविंग में। सेविंग में क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन सेविंग। सर ये फीचर्स है, किसके फीचर्स है, सेविंग से। किसके फीचर्स है सर, फॉर्मुलेशन क्या हुआ सर, इनकम में से अगर जब कभी भी हम सेव करते हैं उसको सर प्रोपेंसिटी टू सेव बोलेंगे यार। अगर इनकम में से खर्च करते तो उसे क्या बोलते थे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और जब इनकम से क्या कर रहे हैं, सेव, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या बोलेंगे, जब इनकम में से सेव कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, प्रोपेंसिटी टू। और प्रोपेंसिटी टू सेव के कितने पार्ट बनते हैं, दो पार्ट, एक एवरेज और एक मार्जिनल। मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बात से प्रायोरिटीज की होती है भाई, टॉपिक सबको आता है, नजर लग जाए, हमारे एक टॉपर है ये, नजर नहीं लगी पर तब भी आए हैं करने। सबसे पहले मेरे रिएक्शन किया था, मैं क्यों आ गए, क्या रिवाइज हो जाएगा। आई नो पर्सनली 25 स्टूडेंट्स, 25 बच्चे जिनको नहीं आता और सुबह उठ नहीं पाए ना, मुझे परसों पेपर है बोर्ड का। बात प्रायोरिटी की होती है और किस चीज की होती है भाई। मैसेज आ रहे हैं, सर वो लेट हो गया, निकल रहा था घर से, ट्रैफिक था, पार्किंग नहीं मिली। अरे कैसी बातें कर रहे हो, पता हो ना कि चैप्टर हो रहा है, क्योंकि मैं ये चैप्टर दोबारा नहीं करवा रहा बच्चे कहीं पर भी, बस यहाँ करवा रहा हूँ। पता हो तो सारे पहुंच जाते हैं यार। 25 बच्चे ऐसे, क्या कहता है समर्थ, 25 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास अभी भी नहीं आता होगा। अभी यूट्यूब सर्च करेंगे, क्यों टारगेट। हाँ जी, at zero level of income there is always some consumption आ गया। At zero level of income savings are, at zero level of income savings are, second as income increases savings also, but increase in income is more than increase in। सर अगर इनकम में से सेव करते हैं तो उस पावर को क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू। और प्रोपेंसिटी टू सेव के दो क्वेश्चन बनते हैं सर, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एक दैट इज एपीएस एंड, हाँ जी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज एपीएस एंड एमपीएस। आ गया सर। नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, फॉर्मुलेशन, नहीं डायग्राम, क्या है, फॉर्मुलेशन तो हो गया, एक एपीएस हो गया और एक क्या हो गया, एमपीएस। एपीएस क्या होता है, एस अपॉन, और एमपीएस डेल्टा एस अपॉन। हाँ जी, डायग्राम सर, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, कम ऑन, एट zero level of income savings are negative, as income increases savings also increases, but increase in income is more than increase in savings। increase in income, क्या बोल रहे हैं, increase in income is more than increase in savings। ये मेरे पास किसका डायग्राम बन गया, सेविंग का। सर सेविंग की इक्वेशन क्या होगी, अरे सेविंग भी दो तरीके की हुई, एक वो सेविंग जब इनकम क्या थी, जीरो, और एक वो सेविंग जब इनकम बढ़ रही, सेविंग भी बढ़ रही। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेविंग। कौन कौन सी, तो जब इनकम जब जीरो थी, जब वो सेविंग थी, उस सेविंग को क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस। हाँ जी, उस सेविंग को क्या बोलते हैं। और जब इनकम बढ़ रही थी और सेविंग बढ़ रही है, उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड। हाँ जी, क्या बोलेंगे, इंड्यूस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेविंग, एक मेरे पास कौन सी है जी, ऑटोनॉमस, और एक कौन सी है, इंड्यूस। सर लिखते कैसे हैं, सर सेविंग इज इक्वल्स टू, सर जो ऑटोनॉमस सेविंग है उसको बोलेंगे एस बार, क्या बोलेंगे। सर आगे क्या बोल रहे हो, एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग ऑल्सो, मतलब इनकम में भी चेंज आ रहा है और सेविंग में भी। सर इनकम और सेविंग में जब चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, एमपीएस। हाँ जी, क्या बोलते हैं उसे, एमपीएस। और सेविंग में चेंज आ किसकी वजह से रहा है, इनकम, तो मल्टीप्लाई बाय वाई। कम ऑन, सेविंग की इक्वेशन बोलो, एस इज इक्वल्स टू एस बार प्लस एमपीएस इनटू वाई। हाँ जी, क्या इक्वेशन है, एस बार प्लस एमपीएस इनटू वाई। सेविंग के फीचर, कम ऑन, एट zero level of income savings are, at zero level of income savings are as income savings also, but increase in income is more than increase in saving। increase in income is more than increase in, सर सेविंग होती किस में से है, इनकम में से। सर इनकम में से खर्च करने की पावर को प्रोपेंसिटी टू सेव, और उसके साथ दो क्वेश्चन, एपीएस एंड, कितना कमाते हो उसमें से कितना सेव करते हो, कितना एक्स्ट्रा कमाओगे उसमें से कितना एक्स्ट्रा, that is APS and MPS। सेविंग की इक्वेशन S is equals to S bar plus MPS into Y। सर AS होता क्या था, C plus S, C plus, सर C मैं आपको पढ़ा चुका हूं, S आपका हो गया AS। ये मेरे पास कंप्लीट हो गया क्या जी, AS। क्या कंप्लीट हो गया, पहले क्या कंप्लीट किया था, AD। आ जाओ जरा, AD और AS को इकट्ठे बनाया था डायग्राम में, आ जाओ, ये रहा। पहले कंजम्पशन, पहले C बोलना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा एक सेकेंड, क्या कह रहे थे? AD इज इक्वल्स टू AS, AD इज इक्वल्स टू AS। बच्चे AD क्या होता है? C प्लस, AD क्या होता है? C प्लस I, और बच्चों AS क्या होता है? C प्लस S। AD इज इक्वल्स टू C प्लस I और AS इज इक्वल्स टू C प्लस S। सुन रहे हो मेरी बात? AD इज इक्वल्स टू C प्लस I, दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, and AS is equals to consumption plus save. So AD is equal to C plus I and AS is equal to C plus S. बच्चों C से C, तो I is equals to S। तो जहां पर AD is equals to क्या आता है बच्चों? AS। वहीं पर S is equals to क्या आता है? I। इसका मतलब बच्चों इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम पाने की दो अप्रोच हो गई। कितनी अप्रोच होगी भाई? दो। एक कौन सी अप्रोच? AD AS अप्रोच, और एक कौन सी? S is equals to। और ऐसा हो सकता नहीं कि परसों पेपर में इसमें से कोई एक अप्रोच ना हो, ये कैसे हो सकता है भाई? पर दोनों अप्रोच सेम है यार, दोनों की थ्योरी भी सेम है, बस सिर्फ चेंज करना होता है नाम, सब कुछ सेम है, एक एक चीज सेम है सर। ADAS अप्रोच और एक कौन सा है जी? S इज इक्वल्स टू। सर आओ सर, जब आपने जो हमको C पढ़ाया, I पढ़ाया और S पढ़ाया है ना, एक क्या पढ़ाया? C, एक क्या पढ़ाया? I, और एक क्या पढ़ाया? S। इसमें कॉमन C, I और क्या पढ़ाया? S। सर आपने हमको जो C, I और S पढ़ाया है, इस C, I और S की हेल्प से पूरा AD और AS दिखा के दिखाए थे बच्चों को। सर बोलना पहले C बोलो, एट देयर इज ऑलवेज सम as income consumption also, but increase in income is more than increase in consumption, increase in income is more than increase in। सर C हो गया, सर C हो गया। I, सर I तो कैसे लेते हैं जी? पैरेलल टू। सर C पहले C के अंदर I ऐड कर लेते हैं, पहले C के, तो C के अंदर I ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? C के अंदर I ऐड कर दिया तो कर्व एकदम उसके पैरेलल बन जाएगा। इस कर्व के अंदर C भी है और कम ऑन, इस कर्व के अंदर C भी है, और इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो गया? AD। क्या हो गया? अरे Y को ही क्या बोलते हैं? AS। क्या बोलते हैं? तो सर मेरे पास एक AS भी आ गया। क्या आ गया? AS। और मेरे पास क्या आ गया? AD। बट कुणाल सर ये रहा AD इज इक्वल्स टू AS, बट सर S इज इक्वल्स टू I को भी दिखा गया हो, मुझे अलग से दिखा देते हैं अलग से। एट योर लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव। ऑब्वियस बात, जितना कंजम्पशन पॉजिटिव होगा उतनी ही सेविंग नेगेटिव होगी। अगर सेविंग -40 है तो कंजम्पशन 40। ऑटोनॉमस क्या? जीरो लेवल पे जो खर्चा होता है उसको ऑटोनॉमस बोलते हैं ना। तो अगर ये 40 है तो ये 50 है तो ये -50। तो एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग्स आल्सो, यस एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग्स आल्सो, बट इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन सेविंग्स। सर आप कह रहे थे जहां AD इज इक्वल्स टू क्या आता है? AS, वहीं पर S इज इक्वल्स टू क्या आता है? I। ये रहा सर AD इज इक्वल्स टू S, ये रहा सर, ये रहा AD इज इक्वल्स टू AS, ये रहा सर। यहाँ पे S इज इक्वल्स टू क्या दिखाना है? I। सर I तो मैं बना चुका हूं ऑलरेडी, कोई बात नहीं, आप I अलग से ही बना दो जी। अब I अलग से बना दो, आप I अलग से बना रहे हैं पैरेलल टू X एक्सिस, क्योंकि I आपका हमेशा कांस्टेंट होता है। ये रहा बच्चों जहां पर AD इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? AS, और उसी जगह पर बच्चे S इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? I। इस आउटपुट को बोलेंगे बच्चे इक्विलिब्रियम आउटपुट, और इक्विलिब्रियम आउटपुट की जो क्या होती है वैल्यू, उसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। बेटा परसों पेपर आपका भी है? परसों पेपर है बोर्ड का? वेदांत तेरे पीछे बात कर रहे हैं, है बोर्ड का? बेटा एक्टिव नहीं है यार, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी, हाँ जी, अलग अलग ही बन सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। 45 डिग्री लाइन को तो मैंने इनकम बोला। इस जो इनकम जो तुमको इसमें इनकम दिख रही है ना, ये इनकम 45 डिग्री लाइन पर ही है। ये इसलिए, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इनकम को मैंने हमेशा इस 45 डिग्री लाइन पे इसलिए बनाया क्योंकि इसके ऊपर जो भी लोकस लोगी तुम, वो एक्स और वाई एक्सिस पे इक्वल डिस्टेंस पर होता है। अब तुम यहाँ पर कंजम्पशन दिखा रही हो, यहाँ पर इनकम दिखा रही हो, तो इनकम और कंजम्पशन को इक्वली रिलेट करने के लिए कोई ऐसी लाइन लेनी थी जो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे हो। तो जैसे तुम बोल रही हो एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन, मैं तुम दिखा रही हो कि इनकम बढ़ेगी तो खर्चे भी, मैं तू दिखा रही है कि एक्स एक्सिस में चेंज आएगा, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में चेंज को देखने के लिए, समझने के लिए ऐसी लाइन ले जो कि एक्स और वाई एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर हो। इसलिए जो इनकम ली जाती है वो 45 डिग्री के एंगल में बनाई जाती है। इस 45 डिग्री के एंगल के ऊपर जो लोकस आ जाए वो एक्स और वाई एक्सिस पे इक्वल डिस्टेंस पर होता है, और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है 45 डिग्री लाइन की।
तो आप लोगों के पास ये AD इज इक्वल्स टू क्या बना, AS। बट अभी जो मैंने आपके सामने AD इज इक्वल्स टू AS बनाया स्टूडेंट्स, ये AD इज इक्वल्स टू AS बनाया जिसमें पहले C भी बनाया, I भी बनाया, S बनाया, फिर ADS बनाया। भाई अब इतना CIS नहीं बना रहा, अब मैं ये डायरेक्टली, हाँ जी डायरेक्टली, जो कि मुझे आज क्लास में स्टार्ट करने, आज क्लास स्टार्ट यहीं से करनी चाहिए थी, डायरेक्टली आके बोलना चाहिए था बच्चों तुम तो कल परसों बोर्ड के पेपर दे रहे हो, तुमको तो पता होगा कि ये AS है। बच्चों तुम तो बोर्ड के पेपर दे रहे हो, तुमको पता होगा ये AD है, और बच्चों ये होता है AD इज इक्वल्स टू AS। मुझे अपनी क्लास स्टार्ट यहां से करनी चाहिए थी। कहां से आया AS, कहां से आया AD, ये कोई टाइम नहीं है करवाने का भाई, कि क्या होता है C, क्या होता है I, क्या होता है APC, MPC, C बार किसे कहते हैं, ऑटोनॉमस, इंड्यूस, ये सबसे बेसिक पार्ट होता है आपके हर बुक के अंदर, सबसे पहले गिवन होता है जी। आपका मेन जो पार्ट शुरू होता है वो ऑब्वियस सी बात है, इक्विलिब्रियम इनकम चाहिए भाई हमको। और इक्विलिब्रियम इनकम आती कैसे है, जब AD इज इक्वल्स टू क्या हो, AS। ये तो पहली क्लास में बता दिया जाता है, मतलब मुझे स्टार्ट यहां से करना चाहिए। ये रहा आप लोगों के पास AD इज इक्वल्स टू AS, और ये रहा आप लोगों का इक्विलिब्रियम, ये रहा इक्विलिब्रियम। अब जब इक्विलिब्रियम आ ही गया है सर जी, जब इक्विलिब्रियम मैंने सीख ही लिया, अच्छा सर इक्विलिब्रियम S इज इक्वल्स टू I वाला, हाँ अगर आप चाहते हो अलग से बनाना तो अलग से बना सकते हो। सर ये रहा मेरे पास S, ये रहा सर Y, सर ये रहा S, सर ये रहा I, सर S इज इक्वल्स टू I हो जहां पर, सर वो भी इक्विलिब्रियम है। तो जहां AD इज इक्वल्स टू क्या हो, AS, या फिर S इज इक्वल्स टू क्या हो, I, क्योंकि मुझे पता है कि दो अप्रोच है, एक AD AS अप्रोच और एक, बट याद रखना अप्रोच अलग अलग होंगी, बट जहां पर, जिस जगह पर, जिस आउटपुट पर AD इज इक्वल्स टू क्या आता है, AS, उसी जगह पर S इज इक्वल्स टू क्या आता है, I। तो चलो ठीक है सर, मेरे पास आ गया AD इज इक्वल्स टू AS, मेरे पास सर ये आ गया AD इज इक्वल्स टू AS, इट इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। हाँ जी आ गया सर। अब तो बता दो वो लेवल, आपने जिस बात से स्टार्ट किया था कि एक बार इक्विलिब्रियम आने दो, फिर बताऊंगा कि फुल पर है, अंडर पर है, या फिर किस पर है, ओवर पर। तो आओ सर पहले फुल समझा दो, लो समझा रहा हूं, फुल हो गया, ये रहा एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एट, सर कैसे पता लगा, अरे बोलता रहा हूं OF, सर हमें पता लग नहीं रहा, लिख ले, हाँ लिख ले, OF is the full employment level, इससे नहीं बोल सकता भाई कुछ। अर्थात जब मैंने कंट्री के सारे रिसोर्स लगा दिए, जब मैंने कंट्री के, तो मैं इतना आउटपुट बना पाया, इतना आउटपुट बना पाया, इतनी ही डिमांड थी, इतनी ही। सो बोलो ये इक्विलिब्रियम क्या दिख रहा है आंखों के सामने से, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, बोलो एट, वी आर गेटिंग इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, एट वी गेटिंग द इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, वी आर गेटिंग द इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। आ गया जी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सर अंडर भी समझा दो, समझा देता हूं भाई। ये रहा आप लोगों के पास एग्रीगेट सप्लाई, ये रहा आपके पास एग्रीगेट डिमांड, ये रहा इक्विलिब्रियम। इससे कौन रोक सकता है भाई, AD इज इक्वल्स टू AS इक्विलिब्रियम होता है, इससे कौन रोक सकता है। बट आप फुल यहां दिखा दो सर, अगर मैं चाहता तो, अगर फुल बनाना चाहता तो मैं इतना बना देता, बट मैं बेवकूफ छोड़ना, इतना बना के क्या करूंगा, जब इतना बना दूंगा तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड, जब इतना बना दूंगा तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। तो सर मैं तो इससे पहले ही रुक जाऊंगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगी। इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, हाँ जी क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सर 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 ये देखना सर, ये रहा मेरे पास AS, सर ये रहा मेरे पास AD, सर ये रहा इक्विलिब्रियम। सर इसे कौन रोक सकता है, AD इज इक्वल्स टू AS को। बट अगर फुल इससे पहले होता, अगर मैं कंट्री के सारे सोर्स लगाऊं तब भी सिर्फ इतना बना सकता हूं, बट इसका मतलब मुझे तो चाहिए इक्विलिब्रियम, तो मुझे अपने रिसोर्स को क्या करना पड़ेगा, ओवर यूटिलाइज। क्या करना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करूंगा तभी यहां पर आऊंगा, तब आएगा इक्विलिब्रियम। तो इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, अरे भाई अब आ रहे हैं लेवल्स, क्या आ रहे हैं, तो देयर आर 3 लेवल्स। एक कौन सा था, फुल एम्प्लॉयमेंट, एक कौन सा है अंडर, और एक कौन सा है, यस कम ऑन, एक कौन सा है फुल, बोलो कम ऑन, एक कौन सा है फुल, एक कौन सा है अंडर, एक कौन सा है ओवर। ये रहा बेसिक। बट सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, पहले वाला। हाँ चैप्टर पढ़ रहे हैं किसके लिए, अंडर और ओवर के, वो पढ़ लेंगे। बट सबसे पहले पढ़ना कौन सा था, मतलब कि वो ट्रेडिशनल अप्रोच थी। कौन सी अप्रोच थी, जो क्या बोलते थे कि इक्विलिब्रियम कहां पर आता है, एट, अच्छा ये रहा मेरे पास क्या, एग्रीगेट सप्लाई, कम ऑन, ये रहा मेरे पास क्या, एग्रीगेट, ये रहा मेरे पास क्या, एग्रीगेट डिमांड, ये रहा मेरे पास इक्विलिब्रियम, क्या और इक्विलिब्रियम किस पर है, फुल पर, किस पर, तो बोलो एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एट
level AD is equals to AS. At full employment level AD is equals to आ गया. अब सुनो, बाई चांस एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है, बाई चांस एग्रीगेट डिमांड, इफ एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस. सर डिमांड के तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ, और पता नहीं किस रीजन की वजह से बढ़ रहा हो. इन चारों में से कुछ भी बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा. लोग कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा. एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारी कंट्री से, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा. गवर्नमेंट खर्चे करेगी तो एग्रीगेट डिमांड. मुझे नहीं पता कुणाल सर किस रीजन की वजह से, बट अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, अगर एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ रहा है तो ये बढ़ गया, बढ़ गया. ये आ गया एडी डैश. क्या आ गया? जहां पहले भाई अच्छा भला फुल पर एडी इज इक्वल्स टू क्या आ रहा था, आज उसी जगह पर आज एडी ज्यादा आ रहा है और एएस कम है. एक्चुअल एडी इज मोर देन द डिजायर्ड एडी. कम ऑन, इज मोर देन दी. जो अपने को मांगता है, जो अपने को चाहिए वो डिजायर्ड है, वो कम है. जो आई हुई है वो एक्चुअल एडी इज मोर देन दी डिजायर्ड. This gap is known as inflationary gap. क्या बोलते हैं जी? Inflationary gap. या फिर इसे बोला जाता है excess demand. इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स inflationary gap, या फिर इसे बोला जाता है excess demand. Inflationary gap या फिर क्या बोला जाता है? excess demand. अब ये क्यों हुआ ऐसा मैं बता चुका हूं. एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के बहुत सारे रीजंस होते हैं. एमपीसी बढ़ा हो, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई हो, गवर्नमेंट ने खर्चे बढ़ाए हो, हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा हो, हमारी कंट्री से इंपोर्ट कम हो रहा हो, किसी भी रीजन की वजह से मुझे नहीं पता, बट एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया. जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ा तो एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई हो गया. जब एडी ज्यादा होता है किससे? एएस से, तो उसको एक्सेस डिमांड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंड द गैप बिटवीन द एक्चुअल एडी एंड ओल्ड एडी, दैट इज द गैप बिटवीन द एक्चुअल एडी एंड डिजायर्ड एडी, इज नोन एज इन्फ्लेशनरी, इज नोन एज. और अगर ऐसे ही जब किसी भी रीजन की वजह से कुणाल सर अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए, अच्छा वाला एडी इज इक्वल टू एस आ रहा है, बट किसी भी रीजन की वजह से कुणाल सर एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाए? कम. एडी क्या हो जाए स्टूडेंट्स? कम. किसी भी रीजन की वजह से अगर एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाए? कम. क्या हो जाए? तो इस गैप को, कम ऑन, इस गैप को क्या बोलते हैं फिर? डिफ्लेशनरी गैप. क्या बोलते हैं? That is whenever aggregate demand, actual AD is less than the desired. जो मुझे चाहिए वो तो इतना चाहिए, आया जो हुआ वो ये है. Whenever actual is less than the desired, whenever actual is less than the desired, this gap is known as deflationary gap. कौन सा गैप? या फिर deflationary gap को और क्या बोलते हैं? Deficit demand. क्या बोलते हैं? तो there are two types of demand, student. That is excess demand and that is inflationary gap और yes, come on, inflationary gap और जब कभी भी आपके पास क्या आ जाए? inflationary gap, तो उसके क्या बताने होते हैं? impact. और जब कभी भी डिफ्लेशनरी गैप आए तो उसके भी क्या बताने होते हैं? impact. सर रीजन तो बता चुके हो आप, खर्चा बढ़ना, खर्चा कम होना. रीजन तो पता है, एक्सपोर्ट. सर अभी आपने बताया सर एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट है. कौन कौन से कंपोनेंट थे भाई? पीएफ. तो किसी भी रीजन की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया होगा, या इनमें से किसी भी रीजन की वजह से एग्रीगेट डिमांड, तो कॉजेस तो चल पता है, कॉजेस तो, बट सर इंपैक्ट क्या आएगा? कल रात को वो किया था सैंपल पेपर, किया था, कैसा था? नेक्स्ट लेवल था ना, उसमें भी था इंपैक्ट. और कैसे पूछा था इंपैक्ट? सेम क्वेश्चन था, हम सीबीएसई पेपर कर रहे थे रात को, एक सेम क्वेश्चन था. पहली बात तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेवल पेपर. अब बच्चों को अपना लेवल पर समझ आ जाए, बच्चों के पैर कांपना शुरू कर दें कि भाई मैंने अभी 6 दिन क्यों नहीं पढ़ा. ऐसा पेपर भाई. उसमें यही पूछा था, इन्फ्लेशनरी गैप था, डिफ्लेशनरी भूल गया मैं, उसके इंपैक्ट पूछे थे, बता रहा हूं तुमको अभी. बट वो इंपैक्ट पूछने का तरीका पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ था, पूरा पैराग्राफ था, पैराग्राफ दिया हुआ था, वो पूछ इंपैक्ट रहे थे. आधे बच्चों में इतने पेशेंस ही नहीं है कि पूरा रीड कर लें, और इसी के अगर हिंदी में दिया होता तो क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाता एक. तो बस सोचता है भाई एक पूरे पेज का 1.5 पेज का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, चल छोड़ यार, इतना भी पास नहीं होना यार, इतना भाई डर जाएंगे भाई.
मैं अगर पेपर दे रहा हूं मैं डर जाऊंगा यार, जिसको नहीं आता होगा या फिर जिसको सोच के आंसर करने की आदत हो तो वो थोड़ा टेंशन हो जाएगी उसे। कल भाई हम पेपर कर रहे हैं रात के 1 बजे, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से रीड कर रहे हैं कि भाई वो क्या हो गया, ये कैसा क्वेश्चन, वहां हमें लगा ये इम्पैक्ट दिया हो भाई, और इम्पैक्ट कम से कम 1 साल में 10 बार कर चुके होंगे हम, 10 बार इम्पैक्ट कर चुके होंगे भाई, ये कर रहा हूं दोबारा इम्पैक्ट करवा रहा हूं। बट सोच यार, मैं सिर्फ इम्पैक्ट बता सकता हूं, पेपर करते वक्त तेरा दिमाग क्या चल रहा है वो तो तेरे ऊपर डिपेंड करता है यार। ले दोबारा बता रहा हूं इम्पैक्ट, ये ले इम्पैक्ट 3 चीजों पे आता है। एक किस पे आता है, एम्प्लॉयमेंट पे, और लिखा भी हुआ था एम्प्लॉयमेंट भी लिखा हुआ था, उस पे प्राइस भी लिखा हुआ था। इम्पैक्ट किस पे आता है, एम्प्लॉयमेंट पे, या किस पे आता है, प्राइस पे, या किस पे आता है, आउटपुट। 3 चीजों पे इम्पैक्ट आता है, चाहे इन्फ्लेशनरी गैप हो बेटा, चाहे कौन सा हो, डिफ्लेशनरी। एक आता है एम्प्लॉयमेंट पे, एक आपके पास प्राइस पर, और एक आपके पास आउटपुट पे। बेटा इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप आते ही क्वेश्चन, इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप जो क्वेश्चन आता है बच्चों, वो आता ही 3 क्वेश्चन आते हैं, इसका 3 पार्ट आते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन, रीजंस, इंपैक्ट। डेफिनेशन, रीजंस, इंपैक्ट। डेफिनेशन क्या, डायग्राम ही बनाना होता है फिर। डेफिनेशन, रीजंस, इंपैक्ट। और बच्चों अगर तू 10 पेपर करेगा सैंपल पेपर, तो 10 में से देखो 8 पेपर में इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप दिया जाएगा, 8 पेपर में कम से कम। तो इम्पैक्ट 3 चीजों पे देखो जी, आप लोगों को 3 चीजों पे इम्पैक्ट इंडिकेट हो रहा है। किस पे, एक किस पे, एम्प्लॉयमेंट पे, एक किस पे, प्राइस पे, और एक किस पे, आउटपुट। तो सबसे पहले किस पे दिखा दो, चलो एम्प्लॉयमेंट। अब खुद सोच, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, क्या है जी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और एडी इज मोर देन क्या है, एएस। एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। और लेवल कौन चल रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट। अरे जब तू कंट्री के सारे रिसोर्स लगा चुका है तब भी डिमांड ज्यादा है, तो एम्प्लॉयमेंट कहां से बढ़ा लेगा भाई। ऑलरेडी तू किस पे चल रहा है, फुल पर, एम्प्लॉयमेंट नो इफेक्ट। तू ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, तो जितना बना सकता तूने बना लिया, आउटपुट नो इफेक्ट। बट सब कुछ बनने के बाद भी डिमांड क्या है, ज्यादा, तो चीजों के प्राइस बढ़ जाएंगे। आउटपुट पे नो इफेक्ट, एम्प्लॉयमेंट पे नो इफेक्ट, प्राइस बढ़ जाएंगे। ये इन्फ्लेशनरी गैप की बात कर रहा हूं भाई, यहां समझ बेटा। डिफ्लेशनरी गैप है, डिमांड कम है, डिमांड तूने कंट्री के सारे सोर्स लगाए हुए हैं, क्यों लगाए हैं फिर, क्यों लगाए हैं भाई, कम करना। एम्प्लॉयमेंट को क्या कर, क्योंकि डिमांड कम है, तूने फुल एम्प्लॉयमेंट लगाए हुए हैं बट डिमांड कम है, तो आउटपुट कम करना भाई, आउटपुट क्या कर। और वैसे अब चीजों की डिमांड क्या हो, कम, तो चीजों का प्राइस भी क्या होता है, कम। अब बच्चे रट्टा मार लेते हैं, क्या डिफ्लेशनरी गैप में तीनों नीचे जाएंगे। भाई वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो पहले ये तो देख लियो यार वो कैसे का पूछ रहे क्वेश्चन। और इन्फ्लेशनरी गैप में सर आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर नो इफेक्ट होता है, प्राइस बढ़ जाता है। तुम जितना मर्जी लर्न कर लो, अगर केस स्टडी आ गया, वैसे देखो पेपर का लेवल सबको देख के बनाया जाता है, सब स्कूल्स के सब स्टूडेंट्स को देख के बनाया जाता है, तो वैसा लेवल नहीं आता कि आपको हर क्वेश्चन ऐसा दिया, क्योंकि हमने जो कल पेपर क्वेश्चन तो किया वो हर क्वेश्चन ऐसा था, हर क्वेश्चन। पहले 10 एमसीक्यू के क्वेश्चन था, एमसीक्यू जो बच्चा सोचता ना एमसीक्यू तो 2 3 4 करके पूछ लूंगा या जय माता दी कर लूंगा, वहीं पसीने आ गए थे, पहले 10 क्वेश्चन में पसीने आ गए थे, भाई ये क्या लिखा हुआ है। एमसीक्यू ऐसे थे, और जब एमसीक्यू स्टार्ट जब ऐसे हो ना और दिक्कत हो जाए, तो बच्चों का थोड़ा लेवल डिमोटिवेट हो जाता है कि भाई अब छोड़ ही दे। अब मैं तो इसी के बेस पे तो आता हूं मैं पेपर करने, कि 10 एमसीक्यू ये 10 से 20 यहां से खींचूंगा, 20 वहां से, 20 में से कुछ तो मिलेंगे स्कूल में, 15-16 तो वहां से मिलेंगे, बस और चाहिए कितने। बाकी में आजकल नया सिस्टम आ गया, कह रहा अब ये तो करना नहीं, अब हम करेंगे क्यूट। अब उसका नाम सीयूटी भी नहीं रखा, उसका नाम रखा हुआ क्यूट। भाई क्यूट नाम रख दिया सीयूटी का, भाई कह रहा उससे करेंगे यार। तो अब डिफरेंस आ गया है तो काफी, बट प्लीज मैं तो आज, जैसे आज सैटरडे है, मैं तो आपको आज भी ये बात बोलूंगा कि सैटरडे और संडे ये 2 दिन ऐसे दिन है आप लोगों के लिए कि कोई भी लेवल बच्चा अचीव कर सकता है। बट अब नेशनल इनकम नहीं हो सकता, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर्स अभी नहीं हो सकते, तो मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि इसकी इंप्लीमेंटेशन नई नई चीज सीखनी पड़ती है। एक क्वेश्चन आएगा कराऊंगा, सेकंड क्वेश्चन में कुछ और चेंज है, थर्ड में कुछ और चेंज है, या तो एक काम कर, ये 2 दिन बैठ के सिर्फ इनकम एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम कर ले। ये मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता। सुबह मॉर्निंग में अगर तुम मेरे साथ कल होते हैं, तो कल मैं मॉर्निंग में बैठा हुआ था, एक बच्चा है मेरा स्टूडेंट है, पूरे साल वो अराउंड 15 दिन आया होगा, 15 डेज आया होगा, तो वो कल आया, हेलो सर, मैं हेलो कह सर वो नेशनल चैप्टर करा दो। उसको उसके पेरेंट्स को समझाया कि नेशनल चैप्टर मत करना। अब क्या नेशनल इनकम कैसे कर लेगा तू, अब तुझे कुछ पता ना, मेथड पता है ना, फॉर्मूले पता है ना, तो आईसी पता। आज सिखाऊंगा, 3-4 दिन तो इंप्लीमेंटेशन में लगेंगे। डेप्रिसिएशन का नाम 3 नाम होते हैं, वो 3 नाम सब ज्यादा डेप्रिसिएशन के वो 3 दिन लग जाएगा यार। तू बोलेगा सर मैं डेफिनेशन ढूंढ रहा था मिला नहीं, वो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है, टाइम लगता है।
उसको क्लियरली मना किया कि मत करियो नेशनल इनकम, बेवकूफी मत करियो, थ्योरी कर ले, इंडियन इकोनॉमी कर ले। वो हो सकती है एक दिन के अंदर भी, 1 डे के अंदर भी हो सकती है। रीडिंग तो करनी है और फिर बस उसके बाद फिर मैनिफेस्टेशन करनी है, यही आ जाए, ये आ जाए, आ जाए, आ जाए, बस यही आ जाए, जो पढ़ रहा बस यही आ जाए। तो इजी है, क्लियर होना तो बहुत इजी है जी। अच्छा ये देखो जरा एक बार, तो इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप का क्वेश्चन, इसके रीजंस और इसके इंपैक्ट। इंपैक्ट कितनी चीजों पर? हाँ जी, इंपैक्ट कितनी चीजों पर? 3 चीजों पर। इंपैक्ट किस पर? 3 चीजों पर। ठीक है कुणाल सर, 3 चीजों पर इंपैक्ट दिखा देंगे। बट एक बात सर, एक बार याद रखना कि जो हम लोग क्या दिखाते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, जो हम लोग क्या दिखाते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप और बच्चे इस इन्फ्लेशन, बच्चों इस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो आप लोग पढ़ रहे हो, इस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए, भाई ये क्वेश्चन भी आज तक देखा नहीं हुआ कि भाई नहीं आया पेपरों में, इस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या लिए गए, मेजर्स। और सर मेजर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में। या तो मेजर कौन लेता है? गवर्नमेंट। हाँ जी, या तो मेजर कौन लेता है? गवर्नमेंट। या तो मेजर कौन ले रहा है? आरबीआई। कौन ले रहा है? आरबीआई। या तो मेजर कौन ले रहा है? गवर्नमेंट। या तो मेजर ले रही है गवर्नमेंट। कौन ले रहा है मेजर? गवर्नमेंट। या तो मेजर कौन ले रहा है? आरबीआई। या तो मेजर गवर्नमेंट, या तो मेजर, या तो मेजर गवर्नमेंट, या तो मेजर आरबीआई। 2 लोग क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स? मेजर। किसको ठीक करने के लिए? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। किसको ठीक करने के लिए? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। सर गवर्नमेंट जो मेजर लेती है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, और आरबीआई जो मेजर्स लेते हैं उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इसका मतलब सर मेरे पास 2 तरह की क्या हो गई? पॉलिसीज। कम ऑन, मेरे पास 2 तरह की क्या हो गई? पॉलिसी। एक कौन सी पॉलिसी हो गई? फिस्कल पॉलिसी। और एक कौन सी हो गई? मॉनेटरी पॉलिसी। किसको ठीक करने के लिए पॉलिसी है? कंट्री में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को क्या करने के लिए? करेक्ट करने के लिए। मेरे पास 2 डिफरेंट क्या है जी? पॉलिसीज। एक मेरे पास कौन सी पॉलिसीज है? फिस्कल। और एक मेरे पास कौन सी है? मॉनेटरी। फिस्कल पॉलिसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है एक्सपेंडिचर पॉलिसी और एक है मेरे पास टैक्सेशन पॉलिसी। एक एक्सपेंडिचर पॉलिसी है और एक कौन सी पॉलिसी है? टैक्सेशन। एक एक्सपेंडिचर पॉलिसी और एक कौन सी है? टैक्सेशन। और मॉनेटरी पॉलिसी को ठीक करने के लिए मेरे पास 2 चीजें हैं जी। एक मेरे पास कौन सा है जी? क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, और एक मेरे पास क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। एक मेरे पास क्वांटिटेटिव और एक कौन सा है? और फिस्कल में एक्सपेंडिचर पॉलिसी और कौन सा है? क्वांटिटेटिव के 3 पार्ट। सबसे पहले बैंक रेट, सबसे पहले, उसके बाद रिजर्व्स क्या है, फिर क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ कहते हैं, ओपन मार्केट। और क्वालिटेटिव के मेरे पास भी 3 पार्ट है। मोरल सुएशन क्या है जी? एक है मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन, और एक है अदर सेलेक्टिव मेजर्स। सेलेक्टिव क्रेडिट कौन? सेलेक्टिव मेजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेक्टिव। तो ये क्वालिटेटिव के 3, ये क्वांटिटेटिव के 3। भाई आरबीआई के पास तो बहुत सारे स्टेप्स हैं कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को ठीक करने के, बट गवर्नमेंट के पास सिर्फ गवर्नमेंट बजट ही है बेचारा। मतलब गवर्नमेंट बजट के 2 पार्ट होते हैं, एक रिसीट्स और एक एक्सपेंडिचर। रिसीट्स ये रहा और ये रहा क्या? एक्सपेंडिचर। तो उसी की पॉलिसी बन जाती है, इसको बजट पॉलिसी भी बोलते हैं जी। तो अगर मान लो कि कंट्री के अंदर क्या चल रही है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है यार? एग्रीगेट डिमांड इज, हाँ जी, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन, दैट इज एडी इज मोर देन एएस। एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, एडी इज मोर देन एएस। चल रहा ऑलरेडी। तो डिमांड ज्यादा का मतलब लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है ना, तो लोगों की परचेसिंग पावर, तो गवर्नमेंट क्या करेगी यार? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर देगी। तो गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर कम कर देगी तो किसी और की परचेसिंग पावर, डिमांड कम हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। डिमांड कम और प्रॉब्लम क्या हो जाएगी जी? सॉल्व। अगर कंट्री में क्या चल रही है? डिफ्लेशन, लोगों का पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट खर्चा बढ़ा दे। अगर अगेन डिमांड ज्यादा, इन्फ्लेशन चल रही है, क्या चल रही है? इन्फ्लेशन, तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तो लोगों की परचेसिंग पावर, लोगों की डिमांड, डिमांड ज्यादा थी ना, डिमांड क्या हो जाएगी? कम, और प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व। अगर डिमांड कम है, डिमांड अगर कम है तो गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे, टैक्स कम कर देगी, लोगों की परचेसिंग पावर, तो डिमांड भी और प्रॉब्लम सॉल्व। मेरी बात समझ आ रही है?
तो ये मेजर है, क्या है ये? और ऐसे मेजर किसके हैं जी? आरबीआई के। आरबीआई के मेजर को क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। कम ऑन, क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। किस किस में बच्चे? क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटी डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट बैंक रेट, रिजर्व्स और ओपन मार्केट ऑपरेशन। बैंक रेट, रिजर्व्स और व्हाट इज बैंक रेट? द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू दी कमर्शियल बैंक। तो जब कभी भी कंट्री में क्या चल रही होगी? इन्फ्लेशन, तो लोग बैंक रेट, तो फिर लोगों को लोन, लोगों की परचेजिंग पावर, लोगों की डिमांड और प्रॉब्लम। रिजर्व्स, जब कभी भी इन्फ्लेशन चल रही है तो रिजर्व्स, जब रिजर्व बढ़ जाएंगे तो लोगों को लोन, लोगों की परचेजिंग पावर, लोगों की डिमांड, प्रॉब्लम। ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई करेगा, आरबीआई जाके सेल कर देगा। क्या कर देगा? किसको सेल करेगा? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का सारा पैसा कहां चले जाएगा? तो कमर्शियल बैंक फिर लोगों को लोन, लोगों की डिमांड, प्रॉब्लम। मतलब मैं बोल रहा हूं ऐसे सॉल्व नहीं होती है। फिर जब तक लिखोगे नहीं, थ्योरी नहीं लिखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक नहीं हो पाएगा। ये बोलने से नहीं होता है जी। और यही सब कुछ डिफ्लेशन है पढ़ना। डिफ्लेशन में बोलना बैंक रेट, बैंक रेट, तो फिर लोगों को लोन, ठीक है। रिजर्व, 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 तो रिजर्व जब कम होगा लोगों को लोन, फिर लोगों की डिमांड भी। ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाइंग, क्या कर लेगा आरबीआई? जब आरबीआई सिक्योरिटी क्या कर लेगा? बाय। तो कमर्शियल बैंक को क्या देगा? पैसा। कमर्शियल बैंक ये पैसा आगे लोगों को, अरे सर आप चाहे ये बात कर लो, चाहे आप ये बात कर लो, बार बार आप लोन 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 यही बोल रहे हो। लोन का मतलब क्या? क्रेडिट। क्या? तो क्रेडिट को कंट्रोल करता ही कौन है? आरबीआई। उस पॉलिसी का नाम क्या है? मॉनेटरी। जिसके कितने पार्ट्स हैं? दो। एक कौन सा? क्वांटिटेटिव, और एक कौन सा? क्वालिटेटिव। एक कौन सा है यार? क्वांटिटेटिव। हाँ बच्चों, एक कौन सा है? क्वांटिटेटिव, और एक कौन सा है? जैसे क्वालिटेटिव, फर्स्ट इज मोरल सुएशन या फिर सेलेक्टिव मेजर्स। सुन लो जरा एक बार ये बच्चों, ये जो क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं ना, ये स्पेशल टाइप के ऑफ ग्रुप्स को लोन ज्यादा देने या लोन कम देने पे लगते हैं। ये क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं ना, ये पूरे इंडिया के जनरल मेजर होते हैं। जैसे अब क्वांटिटेटिव मेजर लग रहे हैं, तो मैं चाहता हूं ये पूरे इंडिया में हर इंसान को इंपैक्ट करें। क्वालिटेटिव सिर्फ कुछ लोगों को इंपैक्ट करता है बच्चों। जैसे कि कंट्री में चल रही थी इन्फ्लेशन, तो आरबीआई ने गवर्नमेंट को, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को बोला कि लोन मत दो कंजम्पशन पर्पस के लिए लोगों को। तो पूरी इंडिया में से कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लेने वाले लोगों को हटा दिया। अच्छा, उनको लोन मत दो जिनका इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा हुआ, उनको हटा दिया। ऐसे करके कुछ लोगों को देना ज्यादा और कुछ लोगों को नहीं देना। कुछ लोगों को स्पेशलाइज्ड सजेशन देता है कौन? आरबीआई। उसको कहते हैं मोरल सुएशन या सिलेक्टिव मेजर्स में इंक्लूड करेंगे। सबके ऊपर इंपैक्ट नहीं आता, सबके ऊपर इंपैक्ट नहीं आता। अब कंट्री में चली डिफ्लेशन, तो सबको लोन मिल रहा है, बस आ जाओ, बस अप्लाई कर दो बस एक बार। आप एक काम करो, आप क्लिक करो, 5 मिनट में आपके कितनी सारी एप्स आ गई यार, पेटीएम, इतनी सारी चीजें भाई। 3 इन्फॉर्मेशन फिल करो, अपना पैन कार्ड डालो, लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आपको इजी कर दिया, इजी। लोगों को आने की जरूरत नहीं है, कह रहे हमको हाँ बुलाओ मत, बस बोलो क्लिक करो, लोन मिल जाएगा। तो कुछ लोगों के लिए इजी कर दिया, कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट कर दिया। इसे कहते हैं रैशनिंग, बांट देना। क्या कर देना? बट कुछ लोगों को ये होता है हमारे पास क्वालिटेटिव मेजर्स बच्चे। और मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? जब कभी भी हम लोग लोन, फिर दोबारा लोन, अरे सारा लोन ही होगा बेटा। आप समझो ये सब क्रेडिट कंट्रोल ही हो रहा है, सिर्फ लोन ही कंट्रोल कर सकता है आरबीआई और कुछ नहीं। तो मार्जिन क्या होता है? मार्जिन होता है डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एंड द लोन ग्रांटेड। आप लोन लेने जाते हैं तो कोलेटरल सिक्योरिटी देते हैं, तो सिक्योरिटी की क्या वैल्यू है और आप लोगों को कितना लोन मिलेगा, उसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं? मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन। अगर कंट्री में क्या चल रही है? इन्फ्लेशन, तो वो मार्जिन क्या कर देंगे? कम। ज्यादा मार्जिन कर देंगे ज्यादा, तो लोगों को लोन मिलेगा कम। अगर कंट्री में क्या चल रही है? डिफ्लेशन, तो मार्जिन कर देंगे, लोगों को लोन मिलेगा। बात आखिर आएगी किस पे यार? लोन पे। तो मेरे पास दो तरह के मेजर्स हो गए कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए। एक मेजर कौन सा हो गया बच्चों? बोलना। एक कौन सा है? फिस्कल, जो कौन करता है? गवर्नमेंट। हाँ जी, एक कौन सा है? फिस्कल, जो कौन करता है? गवर्नमेंट। और एक कौन सा है? मॉनेटरी। हाँ जी, कौन सा है? मॉनेटरी, जो कौन करता है? आरबीआई। एक हो गया फिस्कल, जो कौन करता है? गवर्नमेंट। और एक हो गया मॉनेटरी, जो कौन करता है? आरबीआई। हाँ जी, गवर्नमेंट, फिस्कल और मॉनेटरी। कम ऑन, गवर्नमेंट, फिस्कल, मॉनेटरी, गवर्नमेंट, फिस्कल, मॉनेटरी।
क्लियर है इतनी बात? ये किस चीज को कंट्रोल करने के लिए बच्चे? इन्फ्लेशन और सो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, कम ऑन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ये डिफरेंट डिफरेंट क्या लिए जाते हैं? मेजर्स। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या लिए जाते हैं? मेजर्स। क्या लिए जाते हैं स्टूडेंट्स? ये आप लोगों के पास एडीएस आ गया और एस इज इक्वल्स टू आए। सर अभी आपने बताया कि दो तरह की अप्रोच थी, एक एडी इज इक्वल्स टू कौन सी अप्रोच? एएस, और एक एस इज इक्वल्स टू कौन सी अप्रोच? आए। बच्चों जब आप लोगों को अप्रोच समझाने आए तो एक बात मेरी अच्छे से याद रखना, दोनों में से एक अप्रोच तो आएगी, या तो एडीएस अप्रोच या फिर कौन सी अप्रोच? एस इज इक्वल्स टू आए। फॉर एग्जांपल आप लोगों को कौन सी अप्रोच आ गई पहले? एडी इज इक्वल्स टू एएस अप्रोच, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू, आपके पास ये अप्रोच आ गई, दैट इज क्या कहते हैं इसे? एडीएस अप्रोच। बोलो कौन सी अप्रोच? एडीएस अप्रोच। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ये आपके पास अप्रोच आ गई किस चीज के लिए? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम के लिए। बोलो किसके लिए? हाँ जी किसके लिए? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम के लिए आपके पास क्या आ गई? एडीएस अप्रोच आ गई। जब कभी भी अप्रोच समझाओगे तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। That means what happens when AD is more than AS and what happens when AD is less than A? क्या होगा जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से, या फिर क्या होगा जब एग्रीगेट डिमांड कम? इसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं लिखना गलती से भी, ये अप्रोच समझा रहे हो। यहाँ पे क्या लिखना है सुन लो। अच्छा इन्वेंट्री लेवल किसे कहते हैं? स्टॉक आउट। सो बोलो व्हेन, बोलो व्हेन एडी इज मोर देन एएस, मतलब whenever aggregate demand is more than aggregate supply, that means consumers are demanding more. Consumers are demanding more than what producers are willing to supply. Consumer are demanding more than what producers are willing to supply. What producers are willing to, तो consumer demand कर रहे हैं ज्यादा, इसलिए जो इन्वेंट्री लेवल है, just because of this inventory level starts falling down. इन्वेंट्री लेवल स्टार्ट्स, जो गोडाउन में स्टॉक पड़ा होता है रेडी स्टॉक, वो क्या होते आ रहा है? कम। टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्री टू द डिजायर्ड लेवल। बोलो टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्री टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्री टू द डिजायर्ड, प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द एंड प्रोड्यूसर विल कंटिन्यू टू इंक्रीज द प्रोडक्शन अंटिल एडी बिकम्स इक्वल्स टू एस। वो जब तक प्रोडक्शन बढ़ाएगा तब तक, जब तक एडी इज इक्वल टू क्या ना आ जाए? एस। जब तक एग्रीगेट डिमांड किसकी इक्वल ना आ जाए जी? एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज एडी बिकम्स इक्वल्स टू एस। जब तक ये ना आ जाए तब तक बढ़ाएगा जी। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन एडी इज लेस देन एस? व्हाट हैपेंस व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई? That means consumer are demanding less. Consumer are demanding less than what the producers are willing to supply. And just because of this, inventory level starts rising up. बिकी नहीं रहा ना, inventory level starts, उसकी भी cost लगती है भाई, inventory बढ़ती रहेगी। Inventory level starts to bring back the inventory to the desired level. To bring back the inventory to the, producer will cut down the production. Producer will continue to cut down the production until AD becomes equals to AS. भाई एडीएस अप्रोच आना ही है। पहला पैराग्राफ हमेशा एडी और एएस को समझाने वाला होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को समझाने वाला होना चाहिए पहला पैराग्राफ, जितना लिख सकते हो। फिर ये दो पैराग्राफ अगर नहीं लिखे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सर अगर एस इज इक्वल्स टू आई अप्रोच आ रही है, अगर मेरे पास एस इज इक्वल्स टू कौन सी अप्रोच आ रही है? आई। सर ये एस इज इक्वल्स टू आई अप्रोच के लिए भी दो चीजें, हाँ, व्हाट हैपेंस व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट and what happens when savings are less than investment. But saving किसका पार्ट है? AS का, और I किसका पार्ट है? AD का। तो saving is more than investment का मतलब है कि AS ज्यादा है किससे और AS कम है किससे? तो तुम लोगों ने जो AS AD में यहाँ पे लिखा था वही यहाँ लिखना है, बस एक लाइन में रिलेट करना है कि सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम है, मतलब एडी कम है, मतलब इसका हो गया एडी इज लेस देन एएस, और इसका मतलब हो गया एडी इज मोर देन एएस। अगर तूने इस बात को एडीएस में कन्वर्ट कर दिया एक बार, फिर सेम थ्योरी लिख दे जो इसमें लिखी थी इन्वेंट्री लेवल वाली, सेम थ्योरी सेम, बट सिर्फ और सिर्फ एस इज मोर देन आई, that means AD is less than AS, S is less than I, that means AD is more than AS। सिर्फ एक बार इस S और I वाली थ्योरी को एक एक लाइन में ADS तक लेके जा और फिर ADS में जो लिखते हैं वो सेम वो लिखना है जी।
आपके पास दो तरह की अप्रोच है। एक आपके अप्रोच का नाम क्या है जी? एडीएस अप्रोच। कम ऑन। एक आपके अप्रोच का नाम क्या है? एडीएस अप्रोच, इट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। और एक आपके पास कौन सी अप्रोच होती है? एस इज इक्वल्स टू आई अप्रोच। एस इज इक्वल्स टू आई अप्रोच। एंड लिसन, सुनो, मैंने आप लोगों को एडी एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई से इक्वल कर कर, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से इक्वल कर कर, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल कर कर, क्या कर कर? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को क्या कर कर? इक्वल कर कर, क्या कर कर? कंट्री की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम तो सिखा दी, बट एक बात बता दूं, कंट्री की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम ना बढ़ती भी है। सर कब बढ़ती? जब कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स होती है। मतलब सर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी? हाँ सर, दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक ऑटोनॉमस और एक इंड्यूस। आपने हमको पूरा इक्विलिब्रियम समझा दिया, बस तब आपने इन्वेस्टमेंट क्या ली थी? ऑटोनॉमस। क्या ली थी? बट अगर इन्वेस्टमेंट बढ़े, इन्वेस्टमेंट, तो कंट्री की इक्विलिब्रियम इनकम भी। तो बोलो व्हेन देयर इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट, when there is change in investment, whenever there is change in investment, जब कभी इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी क्या हो जाएगी? चेंज। तो क्या बोल सकते हैं? there is change in equilibrium level of income due to change in investment, change in equilibrium level of income due to, दोबारा बोलो, change in equilibrium level of income due to, चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, दैट इज के। के मेरे पास क्या है सर? के मेरे पास है डेल्टा वाई, के मेरे पास है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा है, के मेरे पास है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा है, दैट इज चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो के मेरे पास आ गया डेल्टा वाई अपॉन, यस, के मेरे पास आ गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। सर के दो फॉर्मूलाज और हैं, एमपीसी और किसके साथ? एमपीएस। सर के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस, दैट इंडिकेट्स दैट मल्टीप्लायर और के में और एमपीसी में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। एमपीसी का मतलब था खर्चा, क्या? खर्चा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, मतलब क्या है? खर्चा। तो कंट्री में जो खर्चा बढ़ाएगा जब, तो कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम इनकम भी बढ़ेगी। तो मल्टीप्लायर और एमपीसी में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट। और इस डायरेक्ट रिलेशन को लिखते कैसे हैं? के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। और अगर कंट्री से पैसा निकालेगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम आएगी। तो एमपीएस और के में कैसा रिलेशन? इनडायरेक्ट। कैसा रिलेशन? और इनडायरेक्ट रिलेशन कैसे लिखते हैं? के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। तो के फिर तीन फॉर्मूलाज हो गए। एक तो ओरिजिनल हो गया जो डेफिनेशन बताता है, जो कि क्या बताता है? डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? देयर इज चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल। बोलो, देयर इज चेंज इन, yes, there is change in equilibrium level of income due to change in investment. There is change in equilibrium level of income due to change in investment. It is delta y upon delta. उसको क्या बोलते हैं? K। क्या बोलते हैं? और K के दो फॉर्मूलाज और, K is equals to 1 upon 1 minus MPC, और एक और K का फॉर्मूला, K is equals to 1 upon MPS। क्या इतनी बात क्लियर? हाँ जी। इसी की लास्ट आप लोगों के पास आ जाती है क्या? इसी के पास आपके पास आ जाती है वर्किंग, दैट इज वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हाँ जी, आपके पास आ जाता है वर्किंग, दैट इज वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। किसकी वर्किंग बतानी है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग बतानी है। किसकी वर्किंग बतानी है? दैट इज वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, दैट इज के। क्या बोलते हैं? के। अब सुनो, अब आपने बताना है किसने कंट्री में क्या करा? इन्वेस्ट। क्या करा? और दोबारा से हम सेम एग्जांपल देते हैं, कितने इन्वेस्ट करा? डेल्टा आई कितना था मेरे पास? 100 करोड़ का। आई नहीं, क्या बोलूंगा? डेल्टा है। अब किसने खर्च किया अगर इन्वेस्टमेंट? तो किसी की तो इनकम हुई होगी। तो मिस्टर ए की इनकम कितनी हो गई यार? 100 करोड़ से। मान ले कंट्री के अंदर एमपीसी चल रहा है 0.50, तो अगर इसकी इनकम 100 हुई है तो भाई ये खर्च कितना करेगा? 50। तो सेव भी कितना कर लेगा? 50। इसको बोलते हैं फर्स्ट राउंड। क्या बोलते हैं? फर्स्ट राउंड। तुम वर्किंग सिखा रहे हो मुझे। वर्किंग का मतलब होता है कंट्री में जिसने क्या करी?
इन्वेस्टमेंट, उससे ही कंट्री की क्या बढ़ी, इक्विलिब्रियम इनकम। तो किसी ने इन्वेस्टमेंट कितनी करी 100, तो किसी की इनकम कितनी हुई 100। अकॉर्डिंग टू दी एमपीसी, एमपीसी 0.50 का मतलब होता है इंसान जितना पैसा कमाता है उसका 50% क्या कर लेता है, खर्च। तो उसने कमाया कितना था 100, खर्च कितना किया 50, सेव भी कितना कर लिया 50। तो जब उसने खर्च 50 किया तो मिस्टर बी की इनकम कितनी होगी यार 50। उसने खर्च 50 किया तो मिस्टर बी की इनकम कितनी होगी 50, तो वो खर्च कितना करेगा और सेव। अच्छा अगर खर्च इसने 25 किया तो फिर सी की इनकम और खर्च। अरे सर इतना आगे तो मुझे आता ही नहीं। दिखाना क्या चाहते हो सर? मैं दिखाना चाहता हूं कि जब कंट्री के अंदर चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है, जब कभी भी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट में क्या आता है चेंज, तो कंट्री की इनकम में भी क्या आता है सर, वो कितना चेंज आएगा ये दिखाना चाहता हूं। सर अभी जैसे अभी 3 राउंड खेले हमने, तो पहला इनकम में चेंज आ गया 100 करोड़ का, फिर 100 प्लस 50 150 करोड़ का हो गया, फिर सर 175 करोड़ का हो गया। सर ये तो अभी आगे बढ़ते रहेगा चेंज, हमको दिखाना कितना चेंज आएगा, और आगे तो मुझे कैलकुलेशन आती नहीं। तो सर डायरेक्टली कर लेते हैं, k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी भी तो होता है, तो 1/1 माइनस 0.50, 1/0.50, 2 गुना k की वैल्यू कितनी आ गई 2 टाइम्स कितनी। तो सर इन्वेस्टमेंट में चेंज कितना आया था 100 है, कितने का, तो 100 का 2 गुना, तो इनकम में चेंज कितना आएगा। तो सर ये 3 राउंड भी क्यों करे फिर? अरे वर्किंग दिखानी होती है, इसको वर्किंग ऑफ इन्वेस्टर मल्टीप्लायर बोलते हैं। लिखनी पड़ती है थ्योरी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, फिर लिखनी पड़ती है कि बस आगे मुझे नहीं आता, लिख देते हैं एज कॉन्टिन्यूअस, फिर बनाते हैं फॉर्मूला k इज इक्वल टू दिस राउंड स्टॉप्स व्हेन। अब देख कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी बच्चों, कंट्री की इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी 100, ये राउंड वहां रुक जाएगा जब कंट्री के अंदर डेल्टा एस भी कितना होगा, जब i इज इक्वल टू एस होता है तो डेल्टा आई भी इज इक्वल टू डेल्टा। तो ये राउंड कब रुकेगा, जब जितना पैसा कंट्री में इन्वेस्ट किया गया था उतना ही पैसा क्या हो जाए सेव। तो जब डेल्टा आई कितना था 100, तो डेल्टा एस भी कितना हो जाएगा, और ये राउंड वहीं पर ही रुक जाए। इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स इसको बोला जाता है वर्किंग, क्या बोला जाता है जी, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हाँ जी क्या बोलते हैं, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो सुनो ध्यान से, हाँ जी सब नहीं जाना बेटा एक दिन, तो सुनो जल्दी जाना। हाँ जी वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, फटाफट 8 क्वेश्चंस लिख लो जो इंपॉर्टेंट है जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन, ADS and S is equals to I approach, fast. First question, ADS and S is equals to I approach. ADS and S is equals to I approach. Second question, derivation of consumption from saving and saving from consumption. Derivation of consumption curve from saving curve. Derivation of consumption curve from saving curve and from saving curve to consumption curve. Derivation. Third, working of investment multiplier. Third question जी, working of investment multiplier. Fourth question, inflationary gap. Inflationary gap, definition, reasons, impact. Inflationary gap, definition, reasons, impact. ऐसी inflationary gap का, ऐसी deflationary gap का definition, reasons, impact. ऐसे उसका जी दूसरे वाले का डेफिनेशन, रीजंस, इंपैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ एडी एंड एएस। कंपोनेंट्स ऑफ एडी एंड एएस। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स में आपके पास कंजम्पशन, सी बार, एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, के फॉर्मूलाज, के इज इक्वल डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा है। ये आपके पास सब कुछ किसके पार्ट के अंदर आएगा जी, न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट के अंदर। कितने क्वेश्चन हो गए? थैंक यू सो मच।